एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट एंड मैं शिवानी धामा। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम्स पीक पर हैं, आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। तो हमारी जो सीरीज चल रही है 10th के बोर्ड के एग्जाम्स को लेके, जिसमें हमने सब अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ इस बार साइंस का जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्विक रिवीजन के एक वीडियो वन शॉट हमने डाल दी है। आज मैं बायोलॉजी का आपको सेशन कराने वाली हूँ, जिसके अंदर हम क्विक रिवीजन करेंगे पूरे ही सिलेबस का, पूरी बायोलॉजी का वन शॉट में। जो मेन टॉपिक्स होंगे आपके, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मार्क्स को कंटेन करने वाले जो होंगे टॉपिक्स, हम उनको देखेंगे। और अगर आप इससे रिलेटेड इससे पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। और आपके क्विक रिवीजन के लिए ये वन शॉट वीडियोस है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैं वही टॉपिक्स कराऊंगी जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक अब मैं कराने वाली हूँ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि आप जानते हैं लाइफ प्रोसेस क्या है? जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है और उस बहुत सारी प्रोसेसेस जो होती है वो हमारी बॉडी को मेंटेन और हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर हम उन्हीं मेन जो प्रोसेसेस को पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है। ठीक है, जैसा कि हम क्या कहते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेस क्या है? हमारी लाइफ प्रोसेस है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, अब कोई भी हम एक्टिविटी अपनी लाइफ में करते हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप बैठ के पढ़ रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो हर एक्टिविटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? हर एक्टिविटी के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? जब आप खाना खाते हैं, जब आप फूड खाते हैं, तो फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी की हर एक सेल करती है, और हर एक सेल अपनी बॉडी में उस एनर्जी का यूटिलाइज करके अपना परफॉर्मेंस देती है। देखो क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या होता है न्यूट्रिशन में हम देखेंगे मेनली जो इसमें न्यूट्रिशन देखा जाए तो न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है? जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारे प्रोटीन, मिनरल्स, सॉल्ट, विटामिन, ये सब क्या होता है? हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है इनकी। इन्हीं के ही इनटेक से हमारा क्या होता है? एनर्जी बनती है हमारी बॉडी के अंदर। बॉडी में एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, वही हमारी सेल्स क्या है? यूटिलाइजेशन करती है। तो न्यूट्रिशन के भी हम कुछ मोड्स देखते हैं, जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म हम बोलेंगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं यानी कि मटीरियल वो अपने आप खुद फॉर्म करते हैं। और जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या करते हैं? वो हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो वो बने बनाए फूड के ऊपर, ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो खाना अपना खुद नहीं बना सकते हैं वो दूसरे वालों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो देखो क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे कि प्लांट्स हो गए, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स हो गए तो उनको वो अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सारे एनिमल्स और सारे फंजाई क्या करते हैं? वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स पे। ऑटोट्रॉप जो अपना फूड बना लेते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं? वो उसको इनटेक करते हैं। ठीक है, जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक मटीरियल्स को, जितने भी सिंपल ऑर्गेनिक मटीरियल्स होते हैं, जितने भी सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है ना? और क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स सब यही काम करते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल क्या यूज करते हैं? CO2, वाटर, और इन सब चीजों का यूज करके क्या बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और उससे अपना फूड बनाते हैं। और उस फूड को फिर क्या करते हैं? अपने ग्रोथ के लिए और अपने मतलब पूरे प्लांट को जो रिक्वायरमेंट होती है अपने अपनी प्रोसेस के लिए, वो उसको यूटिलाइज करता है। और हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं? प्लांट से क्या मिलता है? फ्रूट मिलता है ना, तो उस फ्रूट को भी तो हम ही इनटेक करते हैं ना, हम करते हैं, एनिमल्स करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं? उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है कि 6CO2 12H2O मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 और ऑक्सीजन और वाटर फॉर्म करता है। क्या होता है? सनलाइट के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है कि उसमें रिक्वायरमेंट कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है? क्या होता है? सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर। क्या होता है कि जो हमारा लीफ होती है, लीफ के सरफेस पे
पिगमेंट होते हैं ग्रीन कलर के पिगमेंट, जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। जब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसके बाद क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो जो वाटर होता है वो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। और जो सनलाइट आई है उसका कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, क्योंकि जो सनलाइट है वो केमिकल फॉर्म में यूज की जाती है। वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, और क्या होता है, CO2 की प्रेजेंस, CO2 प्रेजेंट होती है। वाटर सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना क्या बनाते हैं, वो अपना ग्लूकोज बनाते हैं, वो अपना फाइनल फूड बनाते हैं। तो ये होगी हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तुम्हारी इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद देखो फोटोसिंथेसिस के लिए मेन साइट कौन सी होती है, क्या होता है कि मैंने बताया ना कि लीफ के ऊपर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्या करता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। एक स्टोमेटा होता है लीफ के ऊपर, इस तरीके का स्टोमेटा होता है। इसका क्या काम होता है, ये वाटर के इवेपोरेशन में काम आता है। इसके अंदर क्या आता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आती है और वो इवेपोरेट होती है। जो एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर होता है वो सारा स्टोमेटा से होता है। जब इसके अंदर वाटर फिल हो जाता है तो ये स्वेल कर जाता है, और जब इसके अंदर से वाटर इवेपोरेट हो जाता है ये श्रिंक कर जाता है, ठीक है। और यहीं से गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। देखो क्या फंक्शन है इसका, ये क्या है, टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, एंड फंक्शन क्या है इसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 CO2 एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को जो इवेपोरेट करता है, ठीक है। उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके अंदर हम तीन तरह के ऑर्गेनिज्म की तीन तरह की प्रोसेस देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस करता है। एक होता है होलोजोइक, एक होता है सेप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासिटिक। होलोजोइक क्या करते हैं कि खाने को इनटेक करना, यानी कि पूरे फूड को अंदर ले जाके डाइजेस्ट करना, ठीक है। सेप्रोफाइटिक क्या करते हैं कि ये अपनी बॉडी में से इस तरीके के केमिकल्स निकालते हैं, डेड और डिके एनिमल्स के मैटर के ऊपर मतलब अपना फूड एक्वायर करते हैं। उनकी बॉडी से कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो उस डेड और डिके मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर ये उसको इनटेक करते हैं। पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक ये होते हैं कि जो वाटर जो किसी भी बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर अपना खाने की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ठीक है। होलोजोइक कौन होते हैं, अमीबा और एनिमल्स। क्या करते हैं, हम भी तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस हमारे इनसाइड द बॉडी होती है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक क्या करते हैं, फंजाई क्या है, क्या करता है कि वो अपनी बॉडी से कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करते हैं जो क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं, और डाइजेशन के बाद वो उसको टेक कर लेते हैं। पैरासिटिक क्या होते हैं, आपका कैस्क्यूटा, एक कैस्क्यूटा अमर बेल जिसको बोलते हैं, प्लांट के ऊपर वो आ जाती है, और वो क्या करती है, प्लांट जो अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो अपना मटेरियल जो अपना फूड बनाता है ये उसको उससे लेना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे वो प्लांट सूख भी जाता है। इसके अंदर लीच भी आता है, टैपवॉर्म भी आता है। तो मोड्स में न्यूट्रिशन में आपका ये सारा कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे ये प्रोसेस दे रखी है कि जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या है, सॉरी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है अमीबा, वो अपनी फूड की प्रोसेस कैसे करता है, यानी फूड का डाइजेशन कैसे करता है। सिंपली वो क्या करता है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, इस तरीके का होता है। तो फूड पार्टिकल जब भी इसके पास आएगा तो ये सीडोपोडिया बना देता है, यानी कि फिंगर मतलब सीडोपोडिया एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है फूड को अपने अंदर लेने का, और यहाँ से फूड लिया, फूड लेने के बाद ये डाइजेशन हुआ और ये अपनी बॉडी से रिमूव आउट, एक्सक्रीशन भी जरूरी है तो रिमूव आउट भी कर देता है, ठीक है। वही चीज है पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, जैसे ये पैरामीशियम है, इसके अंदर सिलियाज होते हैं। क्या होता है, ये पूरी बॉडी के ऊपर मतलब पूरी बॉडी के ऊपर फैले होते हैं, और ये क्या होता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, जैसे यही हो गया माउथ, पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। अब फूड, जैसे फूड आ गया यहाँ पे, तो सिलिया क्या करते हैं, उसको पुश कर करके यहाँ तक लेके आएंगे, ताकि वो माउथ के पास जाके अंदर जाके बॉडी के अंदर जाके उसको डाइजेस्ट कर सके और उस फूड को यूटिलाइज कर सके। तो हमारे होलोजोइक के अंदर जो स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, वो क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन में क्या है, हम खाने को लेना। डाइजेशन में वो जब हमारा फूड हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। एब्जॉर्प्शन में जब डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब जो डाइजेस्ट हो जाता है उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। एसिमिलेशन यानी कि वो ट्रांसफर होता है, ब्लड में जाके पूरी बॉडी के पूरे सेल्स तक ट्रांसफर होता है। इजेशन में क्या होता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है वो भी सारा ब्लड से आगे इकट्ठा होकर हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। जो मैंने 5 स्टेप्स आपको बताए हैं अब उसको एक्सप्लेन करेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, देखो सबसे पहले क्या होता है, हम खाना माउथ से खाते हैं,
हमारे माउथ में टीथ होते हैं जो कि खाने को च्यू करते हैं। टंग क्या करती है, उसको रोल ऑन करती है और सलाइवा के साथ मिक्स करती है। और टीथ हो गया, माउथ हो गया, टंग हो गया, ठीक है। टीथ से हमने, माउथ से क्या किया, हमने पूरे बॉडी को, पूरे फूड को खाया, टीथ से उसको च्यू किया, टंग से उसको रोल किया, स्वेल किया, और टेस्ट ऑफ फूड हमारा क्या है, टेस्ट कहाँ से पता चलता है, टंग से पता चलता है ना। उसके बाद देखो हमारा जो ये होता है ना, ये माउथ में ना हमारा एक, जब भी हम खाना देखते हैं, कोई भी टेस्टी खाना देखते हैं, तो हमें क्या होता है, माउथ से वाटर आना शुरू हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, हमारा सलाइवा होता है। तो हमारे पास एक माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा अमाइलेज एक एंजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है। सलाइवा वो भी डाइजेस्ट करता है, क्या करता है, जो क्या कहते हैं, हमारा स्टार्च होता है ना, स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, शुगर में, माल्टोस में डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि डाइजेस्ट कर देता है। शुगर का डिस्ट्रॉय करके आधा काम तो डाइजेशन का यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी एसोफेगस। एसोफेगस क्या होती है, हमारा क्या होता है, एक पाइप होता है जो फूड को माउथ से नीचे स्टमक तक लेके जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। इसी के थ्रू क्या होता है, फूड जो होता है हमारे माउथ से हमारे इस पाइप से स्टमक तक जाता है डाइजेशन के लिए। उसके बाद आती है बात स्टमक की। स्टमक के अंदर क्या होता है कि डाइजेशन होगा, जे शेप्ड हमारा स्टमक होता है, उसके अंदर डाइजेशन होगा। स्टमक के अंदर क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, ये HCl जो HCl के मीडियम होना चाहिए तभी काम करता है, तो उसके लिए प्रोवाइड कराया जाता है HCl। लेकिन HCl एक एसिडिक मीडियम हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई पावर एसिड है, तो हमारी बॉडी बहुत ही इनर हमारी बॉडी कैसे इतने हाई पावर एसिड को झेल सकती है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस का सीक्रेशन होता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को कवर करता है, जिससे हमारा HCl जो हमारे स्टमक को इफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, HCl क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन अपना ब्रेकडाउन प्रोटीन का कर सके, और म्यूकस क्या करता है, उस इनर लाइनिंग को कवर करता है ताकि हमारी बॉडी स्टमक बचा रहे। फिर आती है बात स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, हमारा लीवर और हमारा पैनक्रियाज, ये दोनों हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन में। लीवर से निकलता है हमारा बाइल जूस, बाइल जूस के अंदर बाइल डक्ट के थ्रू आता है, और जो भी एक्स्ट्रा अगर बाइल जूस आता है वो हमारे गॉल ब्लैडर में जाके सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इसमें क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर के अंदर जो बाइल जूस होगा उसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं, और पैनक्रियाज के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो पैनक्रियाटिक जूस क्रिएट करते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिर विलिया होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होना क्यों जरूरी होता है, क्यों होता है ये, क्योंकि इससे सरफेस एरिया, ये देखो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है ताकि जितना भी डाइजेशन हुआ है एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर से हमारा बाइल जूस आता है जो कि क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है, जिसमें जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में डाइजेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाज होता है जो कि पैनक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है। क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करना, यानी कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ कौन करता है, ट्रिप्सिन पेप्टोन्स में चेंज करता है, और लाइपेज क्या करता है, जितना भी फैट होता है उसको ग्लिसरॉल में चेंज करता है, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस हमारी क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लो। डाइजेशन का अगर क्वेश्चन आपका आता है तो डाइजेशन में आप पूरी प्रोसेस को जब डिफाइन करेंगे, डिफाइन के साथ अगर आप ये डायग्राम भी बना देंगे जिसमें आपने सारे ऑर्गन्स के नाम मेंशन किए होंगे, तो ये आपका बहुत अच्छा रहता है। और एनसीईआरटी डायग्राम से बहुत ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। ये देखो हमारा ओरल कैविटी, टंग, ये सलेवरी ग्लैंड हमारा, मैंने बताया ना सलेवरी ग्लैंड हमारा होता है, ये हमारा फेरिंग्स हो गया, और ये ईसोफेगस हो गया हमारा, जो हमारा फूड पाइप हो गया, ये लीवर हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया, ये हो गया पैनक्रियाज, डुओडेनम, जेजुनम, ये सारे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारा एनस से क्या होता है, बॉडी से हमारा जितना भी टॉक्सिक मटेरियल होता है, क्योंकि टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट जितना होता है वो सारा रिमूव आउट हो जाता है,
ठीक है। इसके बाद देखो अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। रेस्पिरेशन एक बहुत ही आगे मतलब अपने आप में एक बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है, ठीक है। इसमें भी देखो क्या होता है कि रेस्पिरेशन क्या क्या इन्वॉल्व करता है, कि आप हमारे अंदर क्या होता है रेस्पिरेशन के अंदर, ब्रीथिंग और एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या, ब्रीथिंग क्या, इनटेक करना, मतलब आप सांस लेना और छोड़ना, ये हो गया, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, हम करते क्या है, CO2 लेते हैं, सॉरी O2 लेते हैं और CO2 अपनी बॉडी में से निकालते हैं, तो वो गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, सेल्स के अंदर होता है, तो उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज होता है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और CO2 अपनी मतलब बाहर निकालते हैं। और जितने भी सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड, जितना भी सिंपल फूड होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसका ब्रेकडाउन होना सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। अब ये देखो, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ब्लड में जाके मिलता है, ठीक है, तब हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है। और ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है और वहां पे क्या होता है, ब्लड आता है, और ब्लड क्या लेके आता है, पूरी बॉडी से जो वेस्ट होता है ना, CO2 वेस्ट लेके आता है, और वहां पे सेल्स में जाके फिर क्या होता है, आपस में एक्सचेंज होता है गैसेस का। CO2 फिर बाहर आ जाती है, O2 फिर हम उनके अंदर चली जाती है। तो क्या होता है, जो भी हम ग्लूकोज यानी कि जो हमने फूड खाया था, C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज था, तो वो क्या होता है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जाके उसका कन्वर्जन होता है। कैसे, वो पायरुवेट एनर्जी बनाता है, पायरुवेट एसिड और एनर्जी बनाता है, ठीक है। पायरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। आपका ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, तो किस में कन्वर्ट करता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। उसके बाद भी हमारी 3 कंडीशन होती है। अगर हमारी बॉडी को एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है तो एक अलग तरीके की चीज सब्सटेंस जनरेट होंगे। अगर हमारी बॉडी को लैक ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है तो अलग तरीके का होगा, और अगर किसी को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है तो अलग तरीके के सब्सटेंस हमारे मतलब जनरेट होंगे। तो देखो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा, हमारा इथेनॉल जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, कितना है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। अब बोलोगे 1 कार्बन कहां गया, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 कार्बन था, तो 1 कार्बन हमारा CO2, 1 कार्बन ही हो गया, और एनर्जी का फॉर्म में हुआ। तो ये फर्मेंटेशन के अंदर होती है। फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल CO2 एनर्जी बाय यीस्ट। यीस्ट के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब इथेनॉल CO2 और एनर्जी बनता है तो उसको बोलते हैं, प्रोसेस को रेस्पिरेशन का एक पार्ट हो गया, ठीक है। जब क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारी बॉडी को एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होती है, और वहां पे क्या होता है कि क्या बनेगा, हमारा CO2 वाटर और एनर्जी, CO2 वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, ATP की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। एनर्जी जब भी हम लिविंग बीइंग में बात करेंगे तो हम हमेशा एनर्जी ATP की फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी बॉडी में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है तो इनसफिशिएंट एनर्जी ऑक्सीजन का होने की वाली कंडीशन कौन सी हो जाती है, जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वाइगरस एक्सरसाइज करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी को जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट एनर्जी की होती है उतनी फुलफिल नहीं हो पाती, तभी तो ऐसे सांस भरना शुरू करते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो खाली जो मतलब ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ठीक है, उस टाइम पे क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो लैक्टिक और मसल्स के अंदर जब ज्यादा होती है, जब हम कोई एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगी, एनर्जी बनेगी। और इन तीनों ही कंडीशन में सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी यहाँ बनेगी जहाँ पे ऑक्सीजन की फुल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होती है सेल के अंदर, और वहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, ठीक है। अब देखो, रेस्पिरेशन भी आपका 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोसेस हो, और जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, तो आपका क्या होगा, आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। ये कहाँ होती है, हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मैंने बताया ना कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई थी तो सेल्स के अंदर कहाँ हुई थी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इसमें से एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है, हम क्या निकालते हैं, CO2 और H2O एनर्जी का तो यूटिलाइजेशन हो गया ना, CO2 H2O निकालते हैं, ठीक है। इसमें से क्या प्रोडक्ट निकलता है, अल्कोहल लैक्टिक एसिड निकली थी ना दोनों वाला कंडीशन में, जहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था सॉरी, जहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था वहां पे क्या निकला था, आपका इथेनॉल, अल्कोहल की फॉर्म निकली थी, और जहां पे
क्या कहते हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, जहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा कम अमाउंट में मिला था, वहां पे क्या निकला था, लैक्टिक एसिड निकला था। और यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मैंने बताया ना सबसे ज्यादा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो यहाँ रिलीज होती है, और यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके आगे हम देखो, उसके बाद हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे फॉर्म होती है। हमारा रेस्पिरेशन हमारी हम बोल तो देते हैं कि सांस लेना और छोड़ना, लेकिन अंदर जाके प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से ऑर्गन हमारे रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका रहने वाला है। रेस्पिरेशन का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट जब होगी तो उसमें आप डायग्राम शो करके आप सारे ऑर्गन्स को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं, नोज से, अपने नोज से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। जब नोज से सांस लेंगे तो हमारा नोस्ट्रिल नेजल पैसेज क्या हो गया, ये देखो ये रहा हमारा नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से नेजल कैविटी के अंदर जाएगा, कैविटी के बाद फेरिंग्स में, लेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई सेक्स होता है, एल्वियोलाई में जाता है। ठीक है, नोज में से लिया, हमारा क्या होता है, जो फेरिंग्स, लेरिंग्स जो होता है हमारा, ये होता है हमारा वॉइस बॉक्स। ठीक है, ये जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है इसको लेरिंग्स बोलते हैं। ट्रैकिया क्या होता है, कार्टिलेज होते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है, ये क्या होती है, ये देखो ये रिंग होते हैं कार्टिलेजेस के, ताकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए वो रिंग्स बने होती है। ट्रैकिया के बाद फिर क्या होता है, ये दो ब्रोंकाई हमारे मतलब दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है पार्ट, ये हमारा एक लंग, ये हमारा दूसरा लंग। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से हमारे लंग्स में आ गया। ठीक है, लंग्स में आने के बाद ये अपने ब्रांचेस में हो जाता है, इनको क्या कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और इसमें भी क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी, टर्जरी, इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी में आगे ही फर्दर ब्रांचेस बना देते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के बाद आता है आपका एल्वियोलाई। एल्वियोलाई देखो ये स्ट्रक्चर अलग से, एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, जब भी हम सांस लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन आती है तो ये बैलून की तरह फूल जाते हैं, और जब ये बैलून की तरह फूल जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होती है बहुत सारी। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होंगी तो ब्लड आएगा, तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है, यानी कि जिसमें वेस्ट होता है, यानी कि CO2 होता है, और यहाँ पे यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, आपस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। CO2 हमारी क्या होती है, हमारी अंदर आ जाती है, और O2 हमारी बाहर चली जाती है, और जाने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारी बॉडी में चला जाता है, और जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सारा इसके अंदर आके फिर वही प्रोसेस होती है, तो हमारी जो गैस है CO2 हमारी बाहर निकल जाती है। उसके बाद देखो ये पूरा मैकेनिज्म है इसका। ठीक है, इनहेल हम करते हैं, सांस लेते हैं, और जब हम एक्सेल करते हैं, इनहेल जब हम करते हैं तो हमारा जो ये डायफ्राम होता है, जो कि लंग्स के नीचे सपोर्ट के लिए होता है, वो क्या करता है, वो फ्लैटन हो जाता है, और जब हम मतलब रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स होने पे फिर ये इस शेप में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, क्या होता है, ब्लड में, मैंने बताया ना, हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो एल्वियोलाई में जाके ऑक्सीजन का जो होता है ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है, और CO2 वहां से हमारे इसमें ब्लड से हमारे एल्वियोलाई में आते हैं, और फिर हम उसको अपनी मतलब नोज के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं। और रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल। गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू, कहां गैस का एक्सचेंज होता है, पहले तो मैंने एक बता दिया, स्टोमेटा के अंदर वाटर वेपर हमारे इवेपोरेशन के थ्रू चली जाती है, और जो स्टोमेटा होता है उसमें से गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेंटिकल्स में होता है जनरल सरफेस ऑफ द रूट, और रूट की जनरल सरफेस पे से भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस में हमारा जो मेन एक और टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी, हमारे फ्रॉम हेड टू टो, हर एक सेल माइन्यूट जो कि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, वहां तक हमारा ब्लड जाता है, और वो ब्लड जितना भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो उसमें हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, उसके आगे हमारी हर एक सेल तक चला जाता है। तो देखो हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी कि पूरा एक क्या कहां कैसे जो है ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे, एक पंपिंग ऑर्गन होता है हमारा हार्ट क्या करता है, पंपिंग का काम करता है, यानी कि ब्लड को पंप करता है ताकि वहां से पंप होकर हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सके। ब्लड वेसल्स होती है हमारी वेसल्स होती है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है, और एक सर्कुलेटरी मीडियम होता है ब्लड एंड लिम्फ, जिसमें हमारी लिम्फ्स भी होती है, जिसमें से हमारा कैपिलरीज में से जो फिल्टर आउट हो जाता है ब्लड, वो हमारा सारा लिम्फ में चला जाता है। ये देखो ये हमारा अगेन सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट वाला
जो आपका डायग्राम है, मैं अगेन तो आपको ये बोल रही हूँ, फिर रिमाइंड करा रही हूँ कि जितना ज्यादा आप डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, अगर आप उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ डायग्राम भी बनाएंगे तो आपका वेल एंड गुड होगा, आपको और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मतलब मिलेंगे। तो होता क्या है, देखो ब्लड के अंदर क्या है, जितना भी हमारा हार्ट के पंपिंग का क्या काम है, देखो हार्ट के ना 4 चैम्बर होते हैं, आपका ये दिख रहा है ना 1 2 3 4, ठीक है। और हार्ट हमारा लेफ्ट एंड राइट होता है, ठीक है। हम ऐसे देखेंगे तो ये राइट एंड दिस वन इज लेफ्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट, और इसके अपर 2 पार्ट, लोअर 2 पार्ट। तो ऊपर वाला जो पार्ट राइट एट्रियम, इधर वाला पार्ट लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये चारों ही पोर्शन, ठीक है, आपके 4 कंपार्टमेंट हो गए, 4 चैम्बर हो गए हार्ट के। तो हमारा हार्ट कितना चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी ये एओर्टा है ना, यहां से क्या होता है कि आपका ब्लड प्यूरिफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा, और ये जो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स है ना, ये सारी वेन्स ब्लड ले जाने का और लाने का काम करती हैं, ठीक है। तो हम इसका सारी प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितना भी ब्लड है हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड के अंदर क्या होता है, हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो क्या है, आरबीसी, ब्लड प्लेट्स एंड डब्ल्यूबीसी, और एक जो प्लाज्मा होता है आपका येलो कलर होता है, और 90% उसमें क्या होता है, वाटर कंटेन करता है, और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। आरबीसी जो रेड कलर होता है, इसकी वजह से होता है, ब्लड प्लेट्स हेल्प करता है किसमें, क्लॉटिंग में। जब भी हमारा कोई घाव हो जाता है और वो घाव क्या होता है, थोड़ी देर ब्लड उसमें से निकलता है, तो हमारा ब्लड, जब भी हमारी बॉडी पे कोई चोट लगती है तो हमारा ब्लड क्या होता है, फ्लो करना शुरू होता है। तो वहां पे फ्लो करते करते थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही बंद हो जाता है, और वहां पे एक येलो कलर का सब्सटेंस आके एक एक्यूमुलेट हो जाता है उसके साइडों में। तो वो क्या होता है, वो ही हमारा क्या होता है, हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। वो क्या करती है, ब्लड हेल्प करती है ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है। आरबीसी क्या करता है, हमारा डिफेंस करता है, हमें जितने भी हमारी बॉडीज में बाहर से कोई भी सेल, ऐसी जर्म सेल आते हैं जो कि हमारे हमें थ्रेटन करती है, मतलब किसी चीज के इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी होता है, तो क्या करता है, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और हमें उस इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। लिम्फ क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर येलो कलर का फ्लूइड होता है। जितनी भी हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है, उनके अंदर से जितना भी मतलब ब्लड कैपिलरीज में से जो थोड़ा बहुत लीक आउट हो जाता है ब्लड, वो ब्लड हमारा जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है उसमें इकट्ठा हो जाता है, और वहां से वो लिम्फ के उस स्पेस में मतलब उस लिम्फ, वहां से लिम्फ बन जाते हैं और लिम्फ में वो फ्लो करता है, और अगेन वो क्या होता है, हमारी ब्लड कैपिलरीज में मिल जाता है, अगेन वो फिर हमारे फ्लो करता है ब्लड जितनी भी हमारी वेसल्स हैं सब में, उन वेसल्स में। और ये क्या होता है, थोड़ा कंटेन करता है लेस प्रोटीन, क्योंकि ये क्या होता है, ये फिल्टर आउट होता है, लीक होता है, तो इसमें प्रोटीन जितना हमारे ब्लड में होता है उससे कम क्वांटिटी में इसमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। आगे देख, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, देखो आर्टरीज होती है, वेन होती है, ये 2 टाइप की सबसे इंपॉर्टेंट हम कैटेगरी बनी हुई है वेसल्स की हमारी, ठीक है। आर्टरीज में क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा आर्टरीज में फ्लो करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। ऐसे याद रखना कि जब भी आप बात करेंगे आर्टरीज की, आर्टरीज क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से बॉडी में लेके जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये भी हमारे हार्ट से जो है ब्लड को लेके जाती है लंग में, ठीक है। तो लंग में क्या जाता है, लंग में प्यूरिफिकेशन होने के लिए ब्लड जाता है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग में जाके ऑक्सीजनेट होता है। तो ये भी काम करती है ले जाने के हार्ट से, लेकिन ये कहां लेके जाती है, लंग में। और इसका ये एक्सेप्शन क्या है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और बाकी जितनी भी आर्टरीज है वो सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है। दूसरी तरफ वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है हमारी कहां से, हमारी बॉडी से, हमारे बॉडी पार्ट से पूरे हार्ट तक, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इसमें भी अगेन वही चीज है कि हमारी वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी हमारे कहां से, हमारी पूरी बॉडी से हार्ट में लेके जाएगी, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या करेगी, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हमारी बॉडी से सारा हार्ट में जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आर्टरीज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी वेसल्स, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लेके जाती है, हमारी पूरी सेल्स के पास, पूरी बॉडी में, पूरे ऑर्गन्स के पास क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और ये क्या करती है, कलेक्टिंग, ये क्या करती है, कलेक्ट करके सारा ब्लड लेके आती है जितना भी डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसमें क्या होता है, थिक और इलास्टिक होता है। इनका थिक और इलास्टिक होने का क्या मतलब है सॉरी
जितनी भी हमारी आर्टरीज है उसमें क्या होता है, हमारे ब्लड जो है, हमारा हार्ट जो है पंप करता है, तो प्रेशर लगाता है। तो प्रेशर के साथ जब आएगा तो इनको बहुत ही ज्यादा थिक और इलास्टिक होने की जरूरत होती है, क्योंकि प्रेशर के साथ ब्लड आता है। यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ी थिन होती है और इलास्टिक होती है, क्योंकि इनके अंदर इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि बॉडी से पूरा ब्लड कलेक्ट करके हमारे हार्ट के पास लेके जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन हमारी ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, ब्लड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट पाथवेज होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम का काम बेसिकली आप ये देखो, जाइलम का काम होता है जितने भी वाटर, जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराना प्लांट के अंदर, और फ्लोएम का काम होता है जितना भी सब्सटेंस होता है, यानी कि जितना भी फूड मटेरियल होता है वो सारा पूरे प्लांट के सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कराना। तो ये क्या होता है, जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट को रूट से तो लेता ना प्लांट को रूट से पूरी प्लांट की बॉडी तक लेके जाना। और ये क्या करता है, जितना भी प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस से जितना भी फूड बनता है वो सारा पूरे प्लांट की बॉडी, पूरे प्लांट के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट कराना। यहाँ एनर्जी का यूज नहीं होता, नो एनर्जी इज यूज, और यहाँ पे एनर्जी का यूज होता है एटीपी की फॉर्म में। मैंने बोला जितनी भी लिविंग चीजें होंगी, जब भी एनर्जी की बात होगी वहां पे एटीपी की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो जो ब्लड, मतलब क्या होता है, जब भी लीफ होती है, लीफ पे स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा का काम क्या होता है, जितना भी वाटर होगा उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसको इवेपोरेट हो जाता है। तो जब भी एक ट्रांसपिरेशन, जैसे स्टोमेटा स्वेल हुआ, उसके अंदर ड्रॉपलेट्स आई और वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू मतलब वाटर ड्रॉपलेट निकल गई, तो वहां पे क्या होता है, गैप आ जाता है। तो वो जो गैप होता है फिर वो पुल का काम करता है, वो फोर्स बन जाती है, पुल फोर्स बन जाती है, जो कि रूट से वाटर को क्या करती है, सक करती है। तो रूट से फिर हमारा वाटर क्या होता है, फिर वाटर हमारा पूरे प्लांट में ट्रैवल करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज इवेपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जितना भी प्लांट्स यानी कि एरियल पार्ट से स्टोमेटा के थ्रू जो भी इवेपोरेशन होता है वाटर का, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग पुल। मैंने बोला ना कि पुल क्रिएट करता है ताकि जो सॉइल में रूट्स है वहां से वो वाटर को खींच सके। हेल्प टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, जब फूड होता है, लीफ फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, और वो फूड कहाँ बनाता है, प्लांट की हर एक और मतलब सेल के पास जाना होता है। तो वो जो वहां तक पूरा ट्रांसपोर्ट होना फूड का, वो क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, हमारे फ्लोएम के अंदर। ठीक है, जब हम पूरा खाना डाइजेस्ट हो गया, हमारी ब्लड में से भी पूरा जितना भी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होना, ठीक है, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल आएगा वो सारा इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा हमारी बॉडी के अंदर, और वो हमें एक्सक्रीट करना पड़ेगा। अगर हम अपनी बॉडी से रिमूव आउट नहीं करेंगे तो वो सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, और वो टॉक्सिक होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, तो हमारी बॉडी को टॉक्सिक बना देगा, पॉइजनस बन जाएगा, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होगा। तो इसलिए उसको हमारी बॉडी से रिमूव आउट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमारी बॉडी से जब भी हम एक्सक्रीशन करते हैं तो उसके अंदर फिल्ट्रेशन का काम करती है हमारी बॉडी का ऑर्गन किडनी। तो क्या होता है कि किडनी एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन किस तरीके से प्रोसेस करता है। The process of removal of the harmful metabolic waste from the body क्या है, excretory system of human being include क्या क्या होता है उसमें, a pair of kidney। किडनी क्या होती है, पेयर में होती है। ये देखो, ये है हमारी किडनी। ठीक है, ये हमारे मतलब लोअर रीजन में, बैक साइड लोअर रीजन में मतलब वहां पे हमारा प्रेजेंट होती है। अब यूरिनरी ब्लेडर, एक यूरिनरी ब्लेडर होता है, ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर हो गया जिसमें सारा यूरिन कलेक्ट होता है। अब पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर क्या होता है, किडनी से आने वाला पाइप, यानी कि ये हमारे क्या होता है, पेयर होता है, क्योंकि पेयर में किडनी है, किडनी के से निकलने वाली क्या ट्यूब है जिसको बोलते हैं यूरेटर, और सारा जितना भी यूरिया होगा, यूरिन जो होगा वो सारा यहाँ आके यूरिनरी ब्लेडर में कलेक्ट हो जाएगा। और फिर क्या होता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, जहां से हमें अर्थ फील होती है और हम क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं अपनी बॉडी से वेस्ट को। Urine produced in the kidney passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। क्या होता है, हमारी किडनी ने फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन के थ्रू सारा जो यूरिन है वो हमारा यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लेडर में
कलेक्ट हो जाता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू हम उसको अपनी बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। ठीक है, किडनी का पर्पस होता है उसको फिल्टर आउट करना, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट करना, और जितना भी मटेरियल और थोड़ा जब ऐसा बच जाता है जो इंपॉर्टेंट होता है वो यूज कर लिया जाता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है नेफ्रॉन्स, जो हमारा बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन। तो किडनी के अंदर क्या होते हैं नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन ही काम करते हैं फिल्ट्रेशन का। ये देखो हमारी जो किडनी है सॉरी, हमारी जो किडनी है इसमें क्या होता है कि डायग्राम है, हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर हमारा बोमेन्स कैप्सूल होता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेल्यूल्स होते हैं। तो क्या होता है कि मतलब बोमेन कैप्सूल जो होता है एक कप शेप्ड होता है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्लस्टर ऑफ वो होती है वेन्स होती है, मतलब ब्लड कैपिलरीज होती है क्लस्टर। तो क्या होता है जितना भी फिल्टरेशन होता है, तो जितना भी फिल्टर होने के बाद जो भी मटेरियल बचता है वो सारा बचता है, वो तो सारा यूरिन आपके यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है। और जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज जो होती है जो कि उससे कनेक्टेड रहती है, वो क्या करती है जितना भी मटेरियल ऐसा बचता है कि जो इंपॉर्टेंट होता है वो उन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है ऑफकोर्स, जो भी वो भी फूड मटेरियल बनाते हैं और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो अपनी बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। वो कैसे करते हैं, जितना भी अपनी बॉडी से, उनकी बॉडी से रिमूव आउट ऑक्सीजन भी होता है, CO2 भी होता है। हम ये बोलते हैं ना कि जो प्लांट्स है हमें प्लांट्स O2 देते हैं और CO2 लेते हैं, उनके अंदर एक्सचेंज दोनों गैसेस का होता है। लेकिन ओवरऑल जब देखा जाता है तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी वो ज्यादा अपनी बॉडी से निकालते हैं एज कम्पेयर टू CO2। तो इसलिए हम ओवरऑल बोल देते हैं कि CO2 निकालते हैं, सॉरी O2 निकालते हैं और CO2 को ट्रैप करते हैं। ठीक है, तो उनकी एक्सक्रीशन प्लांट में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन का, CO2 को, वाटर का, थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन जो मैंने प्रोसेस बताई, ट्रांसपिरेशन के थ्रू स्टोमेटा से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है निकलता है। ठीक है, और क्या क्या निकलता है, जितना भी वेस्ट होता है वो कैसे निकलता है, स्टोर्ड इन लीव्स, बाग एक्सेट्रा विच फॉल फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से पत्तियां गिरती है, बाग गिरती है, वो उसमें जो होता है उनका वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से निकालने का उनका एक तरीका है। और एक्सक्रीट करता है सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम, और सॉइल के अंदर क्या होता है उसकी रूट्स होती है और वो कुछ चीजें अपनी वहां एक्सक्रीट करता है। गम रिजाइन्स इन ओल्ड जाइलम, जैसे गम्स बन जाती है, रिजाइन्स बन जाती है, बहुत पुराने पुराने पेड़ होते हैं जो उनकी जाइलम्स के ऊपर, तो वो भी उसके थ्रू अपना क्या निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। और सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स इन द लीव्स ऑफ कोलेकेसिया एंड स्टेम्स, वो क्या करते हैं अपने उसके थ्रू निकालते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर हो गया है जिसके अंदर हमने चारों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं हमारा न्यूट्रिशन का, डाइजेशन का, और क्या कहते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, हमने चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोड्यूस करता है तो एक नई स्पीशीज हमें मिलती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर देखने को मिलता है, किसी के अंदर एसेक्सुअल होता है, किसी के अंदर सेक्सुअल होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि हमारी जनरेशन जो है बनी रहती है, अपनी जो स्पीशी है उसको बचाए रखने के लिए, उसको आगे प्रोसीड करने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जो कि यूज की जाती है। ठीक है, देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन में क्या है, द प्रोसेस by which living organism produce new individual, अपने ही जैसा, अपने ही मतलब अपनी जो स्पीशी होगी वो अपने ही जैसा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा, तो अपने ही जैसा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ पे लाइफ बनी रहे, तो उसमें रिप्रोडक्शन के थ्रू ही वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू लाइफ अर्थ पे बनी रहती है। एक ब्रिज है हेरिडिटी ट्रांसमिशन का, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी हेरिडिटी है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पास ऑन होती है। जब रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें डीएनए में हमारी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जाती है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है। ठीक है, क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द डॉटर सेल्स बाय कॉपिंग ऑफ डीएनए। डीएनए क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ऐसा होता है जिसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, किसी भी स्पीशी की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी डीएनए कैरी करता है। ठीक है, और उसी डीएनए का कॉपी होता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन के पास जाता है, और वो ब्लूप्रिंट होता है, एक ऑफस्प्रिंग के लिए ब्लूप्रिंट होता है जिसमें कि उसके कैरेक्टर्स निकल के आते हैं कि वो क्या स्पीशी बनेगा, उसका क्या कैरेक्टर होगा। ठीक है,
और बहुत ही इसी से ही हमारे पास क्या आता है कि इसमें वेरिएशन भी हमें देखने को मिलता है, यूजफुल भी रहते हैं कि नई कंडीशन में सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है यही। ठीक है, क्या रिप्रोडक्शन क्या होता है, मैंने बोला ना कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से करते हैं, एक एसेक्सुअल होता है, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है कि एक ही सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें एक सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होगा, इसमें कोई गैमेट्स फॉर्म नहीं होते और इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये हो जाता है व्हेन प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू द पैरेंट, जो प्रोजेनी फॉर्म होती है वो बिल्कुल आइडेंटिकल अपने पेरेंट्स की तरह होती है। सेक्सुअल में क्या होता है कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसमें गैमेट्स भी होते हैं, एक जो कि दोनों ही पेरेंट्स से अपने अपने गैमेट्स आते हैं तब उनका फ्यूजन होता है, और जो प्रोजेनी होती है ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, क्या होते हैं क्योंकि जीन सिमिलर होते हैं। ठीक है, जीन आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर होती है। ठीक है, उसके बाद देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई सारे डिफरेंस, मतलब कई सारे टाइप है कि जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो भी अलग अलग तरीके से करते हैं, तो उनकी भी कैटेगरी बनाई हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजन की। फिजन में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल होगा, यानी कि एक अमीबा होगा, जब वो सेल डिवीजन के थ्रू जो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, एक सेल से दो डॉटर सेल बन गई ना, तो उसने दो डॉटर सेल में अपने आप को डिवाइड करके अपनी जनरेशन आगे बढ़ाई। फ्यूजन के बाद हम फ्यूजन में तो क्या होता है एक में डिवाइड होता है, एक होता है मल्टी सेल्यूलर फ्यूजन भी होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सिंगल सेल मल्टीपल डॉटर सेल में डिवीजन दिखाता है। ठीक है, उसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं। ठीक है, वो भी फ्यूजन का एक टाइप है। फिर है बडिंग। बडिंग क्या है, यीस्ट के अंदर ये बडिंग होती है। इसमें यीस्ट में क्या होता है कि बड की तरह एक पार्ट निकल जाता है और फिर वो मैच्योर होने के बाद उससे रिमूव, मतलब उससे अलग हट जाता है और वो अलग अलग क्या होता है, अलग अलग आपको सेल्स बना देते हैं और अलग अलग बॉडी बन जाती है, अलग अलग पूरी एक मतलब एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, एक है स्पोर फॉर्मेशन। ये क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन स्पेशल स्पोर फॉर्म होते हैं, ये किसके अंदर मिलता है, ब्रेड मोल्ड के अंदर मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है स्पेशल स्पोर फॉर्म होंगे और वो अपना स्पोर जनरेट होने के बाद क्या करेगा, अब वो अपनी पूरी ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम खुद बोल रहा है कि इसमें ब्रेक डाउन होता है, मतलब पीसेस में फ्रेगमेंट यानी कि पीसेस बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो क्या है, स्पाइरोगारा के अंदर क्या होगा, फ्रेगमेंट हो जाएंगे, अलग अलग फ्रेगमेंट हो गए और ये क्या होगा, अपने आप में फिर मैच्योर हो जाएगा, अपने आप में पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फिर है रीजनरेशन। रीजनरेशन देखने को मिलेगा आपको हाइड्रा एंड प्लेनेरिया के अंदर। क्या हाइड्रा प्लेनेरिया के अंदर मिलेगा, उसमें क्या होता है, रीजनरेट होता है कि जैसे बॉडी आपस में क्या करती है, जैसे बॉडी ब्रेक डाउन होती है, ओल्ड मतलब जो पार्ट होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा पीसेस में, तो जो वो उसका इंडिविजुअल पीस होगा वो अपने आप में जनरेट करके पूरी बॉडी को रीजनरेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा कि जब कोई स्टेम के थ्रू या लीफ के थ्रू या फिर रूट के थ्रू बॉडी का जनरेट होना, तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है, अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट लाइक स्टेम, रूट एंड लीफ डेवलप इनटू न्यू प्लांट की फॉर्म में जब वो आ जाते हैं फेवरेबल कंडीशन में, तो क्या बोलते हैं उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये एक नेचुरल है। और एसेक्सुअल के अंदर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल भी हो जाता है, जैसे आर्टिफिशियल में हम कटिंग क्राफ्टिंग वगैरह करके जो न्यू स्पीशीज भी बनाते हैं, तो वो भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जो ह्यूमंस में एनिमल्स में देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होके आपको क्या आप एक नई मतलब एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। ठीक है, आप दोनों के ही अपने अपने गैमेट्स क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, उससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर पूरी बॉडी और मतलब पूरे 9 मंथ के बाद एक बॉडी मतलब बर्थ लेती है। ठीक है, बेबी बर्थ लेता है। तो इसमें क्या होता है, when reproduction take place as a result of fusion between two gametes, मैंने बोला ना fusion between two gametes, और दोनों ही गैमेट each parent से, यानी हर एक पेरेंट से एक गैमेट आता है और वो क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर वो पूरी प्रोसेस के थ्रू एक फीटस बनने के बाद बेबी पूरा बेबी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें किसमें देखने को मिलेगा, फ्लावर्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो फ्लावर्स के अंदर क्या होगा कि फ्लावर्स के अंदर या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा या यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होगा, बाय का मतलब टू, बाय का मतलब टू और यूनि का मतलब वन, यानी कि ऐसा प्लांट, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों ही यानी कि मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही मिले, तो वो क्या लगेगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल जो जिसके अंदर एक ही, या तो मेल होगा या फीमेल होगा,
both male and female reproductive part that is stamen and carpel present. hibiscus and mustard उसका एग्जांपल है. और either male और female reproductive part is present papaya and watermelon. ठीक है. इसके बाद क्या होगा, ये देखो ये फ्लावर दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. इसके अंदर हम समझेंगे कि मेल और फीमेल पार्ट क्या होता है. ये देखो इसमें क्या होता है, a typical flower consists of 4 main namely sepals, petals, stamen and carpels. ठीक है. देखो पेटल्स क्या होती है, कलरफुल पेटल्स होती है, जैसे कि कलरफुल पेटल्स है, ये क्या होती है, ये अट्रैक्शन में काम करती है, बटरफ्लाइज को, बीज को अट्रैक्ट करती है. इसमें फ्रेगनेंस होती है और कलरफुल होती है, तो ये अट्रैक्ट करती है. उसके बाद ये जो सेपल, ग्रीन कलर के सेपल होते हैं, ये सपोर्ट का काम करती है. जब ये फ्लावर बड की फॉर्म में होता है तो ये सेपल्स क्या करती है, सपोर्ट का काम करती है ना, उसको प्रोटेक्ट करती है और इसको सपोर्ट का काम करती है. ये हो गया आपका ओव्यूल, जिसके अंदर आपकी मतलब ओवरी होती है, और ये आपका हो गया फिलामेंट, ये स्टाइल, ये स्टेमन. ठीक है. इसके देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. प्लांट में क्या होता है, स्टेमन होता है और एक पिस्टल होता है, जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं. ठीक है. तो मेल पार्ट होता है आपका स्टेमन और फीमेल पार्ट होता है आपका पिस्टल. ठीक है. स्टेमन के अंदर क्या होगा, फिलामेंट होगा और आपका एंथर होगा. ठीक है. एंथर होगा, फिलामेंट होगा. एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन जनरेट होते हैं. ठीक है. एक फिलामेंट होता है, और जो भी मेल गैमेट होते हैं पोलन ग्रेन, वो सारे एंथर में जनरेट होते हैं. ठीक है. उसके अंदर पिस्टल के अंदर, कार्पल के अंदर क्या होता है, स्टाइल, ओवरी एंड स्टिग्मा. अब ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर आपका एग सेल्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर आपका ओव्यूल मिलेगा. ठीक है. अब ये देखो, अब देखो जब भी पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन भी दो तरीके के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर जब पॉलिनेशन हो जाए, यानी कि एक ही फ्लावर है और एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के ऊपर दोनों मेल एंड फीमेल है, तो उनका आपस में पॉलिनेशन हो गया. और एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट है, तो उनका आपस में पॉलिनेशन हो गया. तो जब भी पॉलन ग्रेन मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, यानी कि पॉलन ग्रेन आपके स्टिग्मा तक पहुंचता है, ओवरी तक पहुंच जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पॉलिनेशन. ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन. और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा कि जब दो फ्लावर अलग अलग जगह से, यानी कि अलग अलग प्लांट के हो सकते हैं, तो अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स आपस में पॉलिनेट करेंगे, यानी कि पोलन ग्रेन मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक, पोलन ग्रेन जब दूसरे स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, तो तब होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. उसके अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रांसफर, मतलब कुछ ना कुछ मोड यूज होता है, जैसे कि वाटर के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू या एयर के थ्रू. तो ये कुछ ना कुछ मोड होते हैं कि जिसके थ्रू पोलन ग्रेन जैसे हवा में उड़ के चले गए या वाटर में फ्लो करके चले गए, या किसी इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई और इंसेक्ट्स वगैरह बैठते हैं ना, तो उनके पैरों पे, उनकी बॉडी पे पोलन चिपक जाते हैं, तो फिर दूसरे फ्लावर पे जाके वो बैठते हैं, तो स्टिग्मा के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं. तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब भी कोई पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा पे आके बैठेगा, ये पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा पे आके बैठेगा, तो क्या होता है, पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब जनरेट कर लेता है, जो कि ओवरी तक पहुंचती है. पोलन ट्यूब जनरेट करता है जो कि ओवरी तक पहुंचती है, और ओवरी में जाने के बाद उसको एग मिलता है, ओव्यूल मिलता है. उसके अंदर ओवरी मतलब सेल्स होते हैं, तो ये जर्मिनेट करके फिर अपना पूरा एम्ब्रियो बनाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है. ठीक है. फर्टिलाइजेशन के अंदर फ्यूजन बिटवीन द पोलन ग्रेन्स एंड द फीमेल एग सेल दैट अकर इनसाइड द ओवरी एंड जाइगोट जो है वो फॉर्म होता है इस प्रोसेस के थ्रू. ठीक है. जाइगोट डिवाइड सेपरेट. जब जाइगोट बहुत ज्यादा मतलब डिवाइड होने के बाद क्या बनाता है, आपका एम्ब्रियो बनाता है ओव्यूल के अंदर. ठीक है. एंड द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट एंड कन्वर्टेड इनटू अ सीड. और वो एक टफ कोटिंग के अंदर अपनी मतलब टफ कोट अपना कवर बना लेता है सीड को बचाने के लिए, तभी तो वो सीड होगा. वही तो हमारा क्या होता है, एक जब हम उसको मतलब उगाते हैं सीड को, तो एक नया प्लांट उसमें से निकलता है. ठीक है. ओवरी ग्रो रैपिडली एंड राइपन और टू फॉर्म अ फ्रूट एंड व्हाइल द सीड. क्या होता है कि जो ओवरी होती है, जो ओव्यूल होता है वो तो सीड बनता है, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट बनता है. तो ठीक है. जब वो ओवरी राइपन हो जाती है तो वो एक फ्रूट की फॉर्म में हम इनटेक कर लेते हैं. अब देखो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस बीइंग में रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें भी देखो आपको पता है कि एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ जब सेक्सुअली इंडल्ज होके उनका जो गैमेट्स है आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है. ठीक है. ह्यूमन सेक्सुअल मोड हम यूज करते हैं, और हमारे इसके लिए क्या होता है, एक सेक्सुअल मैच्योरेशन आता है, मतलब हमारी बॉडी उस लेवल पे मैच्योर होती है, तब जाके एक स्टेज के बाद तब हम सेक्सुअली मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. इट नीड्स सेक्सुअल maturation which includes creation of the germ cell that is egg
इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल पेरेंट्स। ठीक है, जब हम मैच्योर, हमारी बॉडी मैच्योर हो जाएगी, फीमेल बॉडी मैच्योर हो जाएगी एग सेल्स जनरेट करने के लिए, एंड मेल बॉडी मैच्योर हो जाएगी स्पर्म सेल जनरेट करने के लिए, तो उस स्टेज के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैव अ वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उनका मतलब बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ पहले शो मतलब हमारी बॉडी कुछ साइन शो करती है कि वो मैच्योर मतलब अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनरेट होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, जो मेल है उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस मिलते हैं लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्या होता है कि टेस्टिस होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस होती है जो कि स्क्रोटम के अंदर, मतलब स्क्रोटम है, पाउच ऑफ स्किन बोल सकते हैं, उसके अंदर मतलब स्टोर्ड रहती है। और स्क्रोटम जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा बार एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर थोड़ा लो रहता है ताकि स्पर्म प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, इट मीन टू कीप रिलेटिवली लो टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस। टेस्टिस जो स्पर्म जनरेट करती है तो स्क्रोटम जो है उसको प्रोवाइड करता है अपनी बॉडी मतलब एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर उसका थोड़ा लो रहता है स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो टेस्टिस क्या रिलीज करती है, मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। जो मेल्स के अंदर टेस्टिस से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। यही हार्मोन सब उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब मेल बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं, जैसे कि बियर्ड आ जाना, वॉइस थोड़ा हैवी हो जाना। ठीक है, यही हार्मोन उसमें मेन पार्ट इसी का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, the sperms along with the secretion of prostate gland and seminal vesicles together consist semen which is released and made to enter into the female genital tract during copulation। तो क्या होता है कि स्पर्म के साथ सीमन भी एक जनरेट किया जाता है ताकि वो स्पर्म्स को क्या करा सके, ट्रैवल करा सके फीमेल बॉडी यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ट्रैवल कराने के लिए कॉपुलेशन के टाइम पे सीमन के थ्रू होता है। अब देखो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है कि एग बनते हैं। ठीक है, एग बनेंगे जो फीमेल गैमेट्स होते हैं। अब एग जनरेट कहाँ होंगे आपके, देखो ये रही आपकी ओवरी, यहाँ पे भी क्या है, पेयर ऑफ ओवरी है। The female germ cells eggs are made in the ovaries, a pair of which is located inside the both of inside। तो क्या होता है, ओवरी से जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो जब भी स्पर्म की एंट्री यहाँ से होती है, ठीक है, स्पर्म जब एंटर करता है तो स्पर्म का और जो हमारा क्या होता है फीमेल जो एग होता है उनका फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, यही कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, when a girl is born the ovary already contain thousands of immature eggs। जो गर्ल होती है उसके अंदर थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग होते हैं, लेकिन एट द पर्टिकुलर टाइम एट द पर्टिकुलर लेवल क्या होता है, वो एग जो है मैच्योर होने शुरू होते हैं। और वो एक मतलब एग क्या होता है, एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू एवरी मंथ एक जो एग है ओवरी अपना निकालती है। ठीक है, at the puberty some of these eggs start maturing and one egg is produced every month by the ovary। ओवरी क्या करती है, हर एक मंथ प्रोड्यूस करती है एक एग को, और वो ही एग क्या होता है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मैंने बताया ना फैलोपियन ट्यूब में ही कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब वो जाइगोट फॉर्म में, एम्ब्रियो फॉर्म में यहाँ आके प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका जो कि आपका यूट्रस यानी कि जिसको वॉर्म भी बोलते हैं, जिसको वॉर्म बोलते हैं, वहां पे क्या होगा, उसको उसका फर्दर उसका फीटस बनेगा। फर्दर 9 मंथ के लिए जो फीटस है वो यहाँ पे स्टोर रहता है। ठीक है, The egg is carried from the ovary to womb through a fallopian tube। मैंने बताया ना fallopian tube से आपके वॉर्म में आता है और वॉर्म में वहीं पे फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट, जो कि 2n बोलते हैं, यानी कि n एक n आपका एक गैमेट से n दूसरे गैमेट से फ्यूज होने के बाद 2n। ठीक है, गेट इम्प्लांटेड इन द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। वहां पर यूट्रस के अंदर क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है, और यूट्रस इज richly supplied with the blood to nourish the growing embryo। क्या होता है यहाँ पे कि नरिश किया जाता है, उसके लिए क्या होता है, प्लेसेंटा फॉर्म होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा फॉर्म होता है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है कि वो वॉर्म में बेबी का और मदर का कनेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि वो ब्लड वेसल टाइप विलिया होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, विलियास होते हैं, ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाए। जितना भी न्यूट्रिशन बेबी को प्रोवाइड किया जाएगा वो प्लेसेंटा के थ्रू प्रोवाइड करा जाता है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल बेबी का होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर तक जाता है, और मदर उसको अपनी बॉडी से रिमूव आउट करती है। ठीक है,
The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. Placenta के थ्रू ही क्या होता है मदर का और बेबी का कनेक्शन रहता है। 36 वीक यानी कि 9 मंथ का पीरियड बोला जाता है जो प्रेगनेंसी में पूरा ही बेबी को फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन और पूरा मैच्योर होने का जो टाइम पीरियड बोला जाता है वो 9 मंथ बोला जाता है 36 वीक्स। ठीक है। द सेक्सुअल साइकिल इन अ वुमन कंटिन्यू फ्रॉम द अप टू द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर। ठीक है। एक मैच्योरेशन के बाद 45 टू 50 इयर्स तक आपकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चलती रहती है, यानी कि जो फीमेल है सेक्सुअली एक्टिव रहती है, यानी कि सेक्सुअली मतलब रिप्रोड्यूस कर सकती है। उसके बाद क्या हो जाता है मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज क्या है, यानी कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। उसके बाद जो फीमेल बॉडी होगी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, वो जो ओवरीज होगी वो एग जनरेट नहीं कर पाएगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जैसे कि मींस अ लॉट वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। हम मतलब कुछ ना कुछ कॉन्ट्रासेप्शंस यूज किए जाते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। ठीक है। कुछ पिल्स भी होती हैं, टेबलेट्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद बेटर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन क्या होता है, या तो फिजिकल बैरियर कुछ ऐसे यूज किए जाए। ठीक है। उसके बाद सर्जिकल मेथड्स कुछ यूज किए जाए या फिर केमिकल मेथड्स कुछ यूज किए जाए। तो जितने भी आपके ओरल कंट्रासेप्टिव्स आते हैं वो सारे इसके केमिकल मेथड के अंदर आते हैं। सर्जिकल मेथड है, मेल एंड फीमेल दोनों के सर्जिकल मेथड हम यूज कर सकते हैं और कुछ हम फिजिकल बैरियर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। ताकि हम स्पर्म का और एग का आपस में फ्यूजन के बीच में बैरियर बन सके, कुछ उनका फ्यूजन मतलब होने से रोक सके। ठीक है। कुछ जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी होती है। ठीक है। जिसमें जिनको बोला जाता है एसटीडीज आर कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है। जब सेक्सुअली हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ ना कुछ अगर कोई मतलब डिजीजेस ऐसी होती है कि जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट से आप क्या समझते हैं? एनवायरमेंट पर क्या कि जो भी एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो कुछ भी होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो भी चीज होगी, सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, वो क्या होगा? एनवायरमेंट के अंदर आपका इंक्लूड हो जाएगा। उसमें लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक, एबायोटिक सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ठीक है। So the environment, which means everything which surrounds us, it may include living, biotic and non-living abiotic components. So it includes besides all creatures, water, air. इसके अंदर सारी ही चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती है। Environment affect the life and development of an organism in its natural and habitat and vice versa. क्या होता है, जिस environment में हम रहते हैं तो वो हमें इफेक्ट करेगा, हम उसको इफेक्ट करते हैं, वो हमें इफेक्ट करता है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि एनवायरमेंट जो भी हमारे चारों तरफ प्रेजेंट जो चीजें हैं वो हमारे डेवलपमेंट में काम होते हैं और हम उन चीजों को यूज करके डेवलप करते हैं और हमारा इफेक्ट उन पे भी देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद है एक ज्योग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की जब हम बात करेंगे तो उसमें जितने भी एक ऑर्गेनिज्म है तो उससे वो जब कनेक्टेड रहता है, इंटरकनेक्टेड रहता है, जब वो अट्रैक्ट मतलब जिसका कांटेक्ट रहता है किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग चीजों के साथ, तो वो अपना एक इकोसिस्टम बना लेता है। ठीक है। तो बहुत सारे हमारे एनवायरमेंट बहुत सारे अलग अलग इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विच नॉन लिविंग कंपोनेंट्स form an ecosystem. So an ecosystem consists of both biotic and abiotic, living and non-living components सारे उसके अंदर आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एंड सॉइल एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इकोसिस्टम भी देखने को मिलेगा, या तो नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा। तो नेचुरल इकोसिस्टम होगा तो उसके अंदर क्या होगा, वो नेचुरली अपने आप में फॉर्म है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, टेरेस्ट्रियल होगा। एक्वेटिक में जितने भी वाटर से रिलेटेड जैसे कि मरीन इकोसिस्टम हो गया, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होगा, इसके अंदर जितने रिवर, लैंड, लेक, पॉन्ड, पोल ये सब आ जाएंगे। ठीक है। टेरेस्ट्रियल होगा तो फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड ये सब आ जाएंगे। और जितना भी मैन मेड होगा यानी कि जितना भी आर्टिफिशियल होगा, यानी कि जो भी किसी एफर्ट से बनाया गया, यानी कि किसी ने उसमें ह्यूमन का एफर्ट डाला गया, तो वो सारे क्या होंगे, जैसे एक्वेरियम होगा, उसका बेस्ट एग्जांपल एक्वेरियम होता है। तो एक्वेरियम में क्या होता है, प्लांट्स भी होते हैं, फिश भी होती है, वाटर भी होती है, तो उसमें सब चीजें होती है, लेकिन वो क्या होता है, उसमें ह्यूमन का एफर्ट रहता है, क्योंकि उसको पर्टिकुलर टाइम उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, और पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका वाटर भी चेंज करना पड़ता है, सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। तो उसमें हमारा क्या होता है, हमारा ह्यूमंस का उसमें कुछ ना कुछ एफर्ट रहता है। ठीक है। तो
तो जितना भी हमारा इकोसिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सारे, जैसे कि आपने पढ़ा ना बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को, जैसे बायोटिक लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग, तो जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है उनके भी आगे फर्दर डिवीजन है। क्या है? देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मैनर इन व्हिच दे सर्वाइव इन द इकोसिस्टम, कि किस तरीके से वो सरवाइव कर रही है इकोसिस्टम के अंदर, तो उससे उनको डिवीजन, उनका क्लासिफिकेशन है। तो पहला क्या देखने को मिलेगा? प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर जैसे कि नाम अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है, प्रोड्यूसर जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे कौन है? जैसे कि हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा कि प्लांट्स है अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो क्या हो गए? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, वो क्या हो गए? वो सारे प्रोड्यूसर्स हो गए। ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गीज, वो सारे क्या होंगे कि अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने फॉर्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उनका बनाया हुआ खाना कंज्यूम करते हैं। इंक्लूड ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उनका खाना बनाया हुआ कंज्यूम करते हैं, हम भी तो कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूमर्स का भी आगे फिर फर्दर कैटेगराइजेशन कौन होते हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, पैरासिटिक, ओमनिवोरस। तो क्या वो किस फॉर्म को कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन हुआ। जैसे कि हर्बीवोरस जितने भी ग्रीन चीजें खाने वाले हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन मतलब जो ग्रॉस ईटर्स जो होंगे, जैसे काऊ हो गया, डियर हो गया, ग्रास होपर हो गया, ये क्या होगा? ग्रीन चीजें खाते हैं, तो हर्बीवोरस। कार्निवोरस जितना भी फ्लैश ईटर्स होंगे। पैरासिटिक क्या होंगे? लिव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी प्लाज्मोडियम। पैरासिट क्या करते हैं? पैरासाइट रहते हैं, यानी कि इनसाइड रहेंगे, आउटसाइड रहेंगे, किसी बॉडी पे होस्ट बन के रहते हैं। ओमनिवोरस कहते हैं फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, जैसे क्रो है, प्लांट और फ्लैश दोनों पे ही दोनों चीजें कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स कौन होता है? जो डेड एंड डिके मटेरियल को डिकम्पोज करके उसको ऑब्टेन करते हैं एज अ फूड। तो ऐसे क्या होता है? फंजाई होता है कि फंजाई क्या करता है? उनकी बॉडी में से ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं जो कि डेड एंड डिके मटेरियल को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि छोटे-छोटे सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक डाउन करके तब उसको कंज्यूम करते हैं। डिकम्पोजर फंजाई एंड बैक्टीरिया व्हिच ब्रेक डाउन डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एनिमल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू द सिंपलर वन, और उसको क्या करते हैं? नेचुरल डिकम्पोज हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, उसको ऐसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, क्योंकि जब जो कोई चीजें जैसे हमारे एनवायरमेंट में कोई एनिमल है, प्लांट्स है, तो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, फिर जो जैसे डेड बॉडी है कोई, तो वो पड़ी रहती है, तो उसमें वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, तो उसमें ऐसे माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं जो उस सब्सटेंस को क्या करते हैं? धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके उसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, और वो धीरे धीरे क्या होते हैं? पूरी जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में डिस्ट्रॉय होके पूरी सॉइल में मिल जाती है, और फिर अगेन वही मिनरल सॉल्ट वगैरह सब कुछ सॉइल में मिल जाते हैं, अगेन फिर वो प्लांट उसको कंज्यूम करके दोबारा ये साइकिल पूरी चलती रहती है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम उसमें आगे फिर फूड चेन। फूड चेन क्या है? एक सीरीज है, एक लीनियर सीरीज है कि कौन किसको खाएगा। ठीक है, लीनियर, जैसे एक सन आया, सन है, सन से सनलाइट आती है, सनलाइट आती है, तो सनलाइट आने के बाद क्या होते हैं? प्लांट्स आते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट हो गए, ग्रास हो गए। ग्रास को खाने वाला कौन हो गया? ग्रास होपर। ग्रास होपर को खाने वाला कौन हो गया? स्नेक हो गया। स्नेक को खाने वाला कौन हो गया? ईगल हो गया। ठीक है, तो ये हमारी पूरी क्या आएगी? एक फूड चेन बन गई। ठीक है, ये फूड चेन बन गई कि प्लांट को कंज्यूम करने वाला ग्रास ऊपर होगा, ग्रास ऊपर कंज्यूम करने वाला स्नेक हो गया, स्नेक को कंज्यूम करने वाला ईगल हो गया। तो इसमें भी क्या है? लेवल है। देखो लेवल कैसे? प्लांट क्या है? एक प्रोड्यूसर है, और ये क्या है? ये कंज्यूमर है। लेकिन ये क्या हो गया? ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, सबसे पहले से कंज्यूम किया। ये क्या हो गया? ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये टर्जरी हो गया। ठीक है, ये टर्जरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, ये तीनों क्या है? कंज्यूमर हो गए। तो ये क्या है? एक लीनियर, एक सीरीज चल रही है कि कौन किसको खाएगा। ठीक है, तो the food chain refer to an arrangement of different biotic groups in a sequence of energy transfer. These biotic groups are producers, herbivores, carnivores. ठीक है, तो ये क्या है? जैसे ग्रास, डियर एंड लॉयन। ग्रास को कौन खाएगा? डियर। डियर को कौन खाएगा? लायन खाएगा। तो ये क्या हो गया? फूड चेन हो गई। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें ट्रॉपिक लेवल का। ठीक है, तो क्या होता है कि ट्रॉपिक लेवल एक मेंटेन किया जाता है। ये देखो, ये लिखा
प्रोड्यूसर्स होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और इसके अंदर एनर्जी फ्लो करती है। हम खाना खाते हैं तो किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए तो खाते हैं। क्योंकि जब भी हमारा एक ट्रॉपिक लेवल से, यानी कि ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट हो गया, ट्रॉपिक लेवल सेकंड हो गया, ट्रॉपिक लेवल 3 हो गया, ट्रॉपिक लेवल 4 हो गया, ठीक है, तो जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं तो जब कोई खाएगा तो एनर्जी तो मिलेगी। अब जो प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, ग्रास ओपल ने खाया, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल पे, तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिली। सेकंड यहाँ पे स्नेक ने खाया, उसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिली। स्नेक को ईगल ने खाया, तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिली। तो इस एनर्जी फ्लो को, इस जो ट्रॉपिक लेवल है, तो इसमें एनर्जी जो फ्लो होती है उसके अंदर एक लॉ लगता है 10% का लॉ, ठीक है, कि जब भी कोई एनर्जी, मतलब जब भी कोई जैसे ग्रास है, इसके अंदर 1000 किलो जूल एनर्जी है, तो इसको किसी ने कंज्यूम किया, डीए ने कंज्यूम किया, तो उसके अंदर 10% जाएगा, तो 10% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा? 100 किलो जूल, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? इसका 10% लॉयन के अंदर एनर्जी जाएगा, तो कितना जाएगा? 10 किलो जूल। तो जो स्टार्टिंग में 1000 किलो जूल एनर्जी थी, वो कितनी बची लास्ट में? 10 किलो जूल। तो क्या होता है कि क्वेश्चन भी पिछले, मतलब क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, बन जाता है इसके ऊपर। तो कि 10% लॉ के थ्रू बताइए कि अगर ग्रास में 5000 या 50,000 किलो जूल एनर्जी है, तो लास्ट में जो खाने वाला ईगल है वो पूरी चेन आपको देंगे, तो वहां तक कितना परसेंट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो आपको 10% लॉ लगा के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद एक होता है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब क्या होता है? जैसे मैंने बताया ना, फूड चेन है। फूड चेन क्या है? एक लीनियर सीक्वेंस है, एक लीनियर सीरीज है, ठीक है, वो ऐसे चलेगी, ठीक है। लेकिन क्या मतलब, अगर कोई है, जैसे कोई प्रोड्यूसर है, उसको कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, तो वो वेट थोड़ी ना करेगा कि ग्रास होगा, इसको ग्रास को खाएगा, स्नेक वेट कर रहा है कि पहले ग्रास खाएगा उसके बाद मैं इसको खाऊंगा, फिर जो है आगे ईगल वेट कर रही है कि ग्रास ऊपर, स्नेक ने ग्रास ऊपर खा लिया, अब मैं उसको खाऊंगा। ऐसा नहीं होता, कोई किसी के लिए वेट नहीं करता, जो जिसको खा सकता है वो खा लेता है। तो क्या होता है, जैसे कि ये ग्रास है, तो उसको डियर भी खा रहा है, ग्रास ऊपर भी खा रहा है, काव भी खा रही है, और इनको खाने वाले, जैसे इसको खाने वाला लायन, इसको खाने वाला स्नेक हो गया, ईगल हो गया, ठीक है। लायन तो इसको भी खा सकता है ना। तो आपस में क्या होता है, जब ये पूरा वेब बन जाता है तो उसको बोलते हैं फूड वेब। तो नेचुरली द फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर फॉर्मिंग अ वेब लाइक पैटर्न व्हिच इज नोन एज फूड वेब। तो ऐसे क्या हो जाता है, आपस में पूरा इंटरकनेक्टेड पूरी चेन बन जाती है, पूरा फूड वेब बन जाता है, ठीक है। फिर एनवायरमेंट प्रॉब्लम, हमारा अब जब हम एनवायरमेंट में रहते हैं, ऑफ कोर्स हम इतना डेवलप कर रहे हैं, तो हम अपने आसपास एनवायरमेंट की चीजें यूज कर रहे हैं, और जब हमको यूज कर रहे हैं तो हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा, मतलब लिमिट से ज्यादा भी यूज कर रहे हैं। हम खुद तो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अपने एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहे हैं। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या क्या हो जाती है? चेंजेस इन एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंजेस द एनवायरमेंट अराउंड अस। एनवायरमेंट में जो चेंज हो रहा होता है वो हमें अफेक्ट करता है, और हम जो एक्टिविटीज करते हैं वो क्या करती है, हमारे सराउंडिंग यानी हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करती है। दिस लीड टू द स्लो डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट दैट अराउज मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड द वेस्ट डिस्पोजल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपका इसमें चैप्टर में ये डिस्कस करनी है, क्या है? ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। अब ओजोन लेयर क्या है कि हमारा जो एनवायरमेंट है इसमें बहुत सारी लेयर्स है। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है, तो उसमें क्या होता है कि ओजोन लेयर होती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर ओजोन गैस से बनी हुई है। तो जब हमारे एनवायरमेंट में कुछ ऐसे गैसेस होती है प्रेजेंट, वो क्या करती है, ओजोन के साथ रिएक्ट करती है, और उस लेयर में क्या होने लगता है, वो डिप्लीट होने लगती है, वो टूटने लगती है, और वो टूटने लगती है तो उसमें वो गैप बनता जा रहा है, ठीक है, जैसे गैप बनता जा रहा है, ये गैप बनता जा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसमें से क्या होगा, जो भी अल्ट्रावायलेट रे है जिससे हमें ओजोन लेयर क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, वो अल्ट्रावायलेट रे हम तक पहुंचेगी, और वो अल्ट्रावायलेट रे हम तक पहुंचेगी तो क्या करेगी, वो हमको अफेक्ट पहुंचाएगी। तो क्या हो रहा है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है, ठीक है।
The decline of ozone layer thickness is Antarctica was first discovered in 1985 and was termed as ozone hole. तो उसको किस तरीके से डिप्लीशन को क्या बोलते हैं कि ओजोन में होल होते जा रहे हैं, ओजोन होल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है रीजन ऑफ ओजोन के डिप्लीशन की, क्या है कि हमारे एनवायरमेंट में कुछ ऐसी गैसेस प्रेजेंट है जो हम ही जनरेट कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज के थ्रू जनरेट कर रहे हैं। तो जैसे कि CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो ओजोन के साथ बहुत ही, और इसका क्लोरीन तो बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है इसका, और वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके होल बनाता है ओजोन के अंदर, ठीक है। उसके अपर मोस्ट जो हमारा मतलब जो ओजोन की जो लेयर है उसमें होल बनेंगे तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेस हम तक पहुंच जाएगी। तो इसके प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे जो है सारी कंट्रीज के जो है मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं जिसमें सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसको एक क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ, तो जिसमें ये बोला गया कि भाई हम कम से कम इस तरीके की चीजें यूज करेंगे, या फिर इस तरीके की डेवलपमेंट, या फिर कुछ इस तरीके का मतलब गैसेस कम से कम जनरेट हो ताकि वो ओजोन के साथ कम से कम रिएक्ट करे, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो पूरी अर्थ के को प्रोटेक्ट कर रही है। तो अब ये तो है नहीं कि भाई एक कंट्री कोई कंट्रीब्यूशन ज्यादा करेगी दूसरी कम करेगी, तो अगर एक कर भी ये कंट्रोल दूसरी नहीं करेगी तो बात तो फिर भी वही है, तो सबको पार्ट लेना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है फिर है दूसरी प्रॉब्लम, एक है फिर वेस्ट गार्बेज डिस्पोजल का, ठीक है। जितना भी वेस्ट हमारे मतलब हमारे हाउस से निकलता है, जितना भी वेस्ट होता है, जितना फैक्ट्री से निकलता है, और बहुत सारे जैसे क्रॉप फील्ड से वेस्ट निकलता है, तो जितना भी वेस्ट होता है अगर हम उसे ढंग से डिस्पोज नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमारा जो एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेड होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये भी है कि वेस्ट को हम किस तरीके से डिस्पोज करते हैं। तो वेस्ट जो मटेरियल है वो भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, कैसे कैसे, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायो, नॉन बायो, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल में वो वेस्ट आ सकते हैं कि जैसे कि अगर हम इनको पहले ही सेपरेट कर लें, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल में वो वेस्ट आ सकते हैं कि जो डिकम्पोज हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास माइक्रोब्स तो है ही एनवायरमेंट में मतलब प्रेजेंट, तो वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, इनको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, तो इस तरीके के मटेरियल जो होते हैं डिकम्पोज हो सकते हैं, यानी कि माइक्रोब्स इनके ऊपर क्या करेंगे, इनको डिकम्पोज करेंगे, तो वो फिर क्या होगा, हमारी अर्थ में हमारे सॉइल में मिल जाएंगे, तो वो यूज हो सकते हैं, मतलब वो अर्थ में मिल जाएंगे तो डिकम्पोज अच्छे से हो गए। तो उसमें फिर क्या होगा, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, तो ये जो है हमारे एनवायरमेंट में नहीं हो सकते, मतलब हम उसको डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए हमें सेफ, बहुत ही केयर, बहुत ही सेफ के साथ इनको डिस्पोज करना चाहिए। अगर हम अपने लाइफ में, अगर हम अपनी ही लाइफ रूटीन में ये सब छोटे छोटे चेंजेस ले आए ना, तो हम बहुत सारा इफेक्ट, मतलब बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारा बचा सकते हैं। अपने एनवायरमेंट को हर एक इंडिविजुअल को काम करना होगा, हर एक इंडिविजुअल को इतना तो सेंसिबल बनना होगा कि कम से कम अपनी जो चीजें डिस्पोज कर रहे हैं वो तो डिस्पोज तो कम से कम ढंग से कर लो कि हमारे एनवायरमेंट को इफेक्ट ना हो, और हमारा एनवायरमेंट इफेक्टेड होगा तो सब हम ही इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है। फिर ये कुछ मेथड्स हैं जैसे कि कंपोजिटिंग करना, रिसाइकलिंग करना, ये रीयूज कर सकते हैं, जिन चीजों को हम रीयूज कर सकते हैं उनको रीयूज करना चाहिए, जिनको रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं उनको रिसाइकलिंग करनी चाहिए। तो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपने एनवायरमेंट को कितना बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपका इस बार जो आने वाला पोर्शन है वो सिर्फ हेरिडिटी है, इवोल्यूशन आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ हम हेरिडिटी के पोर्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो हेरिडिटी क्या होता है कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जाती है। इंफॉर्मेशन क्या, कि बॉडी के कैरेक्टर के बारे में, कि किस तरीके के कैरेक्टर मिलेंगे। जब एक मेल गैमेट एक दूसरे फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन करता है तो दोनों से ही एक ही सिंगल कैरेक्टर के दो अलग अलग वेरिएशन आते हैं, ठीक है ना। तो वो वेरिएशन, उसमें से कौन सा आगे जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर जाएगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन किससे जाती है, हेरिडिटी के थ्रू जाती है। तो ठीक है, तो और क्या होता है उसमें भी फिर वेरिएशन भी देखने को मिलता है। देखो वेरिएशन क्या होता है कि जब एक सिंगल कैरेक्टर हमने लिया, देखो मान लो हमने आई का कलर लिया, एक मेल है एक फीमेल है, एक का कैरेक्टर है ब्लैक कलर की आई और एक का कैरेक्टर है ब्लू कलर की आई, तो जब आपस में फ्यूज होंगे और जब हेरिडिटी के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन जाएगी तो उसमें वेरिएशन, एक कैरेक्टर के अंदर वेरिएशन देखने को मिला ना कि एक का तो आईज का कलर ब्लैक है और एक का आई का कलर
आपका ब्लू है। तो ये होता है वेरिएशन। और जहां हम हेरिडिटी और वेरिएशन की इन सब की बात करते हैं तो वो एक बायोलॉजी का पोर्शन होता है, ब्रांच होती है, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। वो क्या किसकी बात करता है? हेरिडिटी और वेरिएशन की बात करता है। तो हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ फीचर, कैरेक्टर, ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और वेरिएशन क्या है? वो डिफरेंस है इंडिविजुअल के अंदर, जो डिफरेंस है स्पीशीज के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंस है देखने को मिलता है, वो होता है वेरिएशन। जो मेंडल है, इन्होंने क्या करा है? एक्सपेरिमेंट करा इस चीज को दिखाने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या लिया था? गार्डन पी लिया था, गार्डन पी लिया था। और मेंडल को क्या बोला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। मेंडल ने क्या लिया था? गार्डन पी लिया था। पी जो मटर हम खाते हैं ना, वो वाला, सर्दियों में बड़ा मटर आता है, मटर की सब्जी बनती है। तो उसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम का है पाइसम सेटिवम, ठीक है। गार्डन जो पी का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो इन्होंने 7 कैरेक्टर्स इसके लिए थे, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए थे। क्या है उसमें? कलर लिया था, उसकी पोजीशन ली थी, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर एंड द हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने लिए थे और तब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। तो इसमें एक्सपेरिमेंट में देखो क्या हुआ था कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उन्होंने पी के साथ किया था। क्यों उन्होंने पी के साथ किया था? कि पी जो है वो इस तरीके का प्लांट है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों तरह का पॉलिनेशन शो करता है। उसके बाद इसके अंदर क्या था कि ये जो एनुअल प्लांट है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको क्या इसकी जनरेशन देखने को मिल सकती है और इसके हाइब्रिड बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने क्या? मोनो हाइब्रिड किया, ठीक है। मोनो हाइब्रिड किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ 2 कैरेक्टर लिए, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया, यानी कि कैसा? टॉल एंड शॉर्ट, यानी कि उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया। टॉल के लिए उन्होंने कैपिटल टी का यूज किया और ड्वार्फ के लिए उन्होंने स्मॉल टी का यूज किया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने इनको क्या कराया? फर्टिलाइज कराया, क्रॉस कराया। तो जैसे देखो टॉल प्लांट हो गया, ये ड्वार्फ हो गया। तो इसमें से सबसे पहले क्या होगा? गैमीट्स हमें मिलेंगे। तो टॉल में से टी गैमेट आया, इसमें से स्मॉल टी वाला आता है, ठीक है। तो जब इसकी फर्स्ट जनरेशन आई तो उसमें शो हुआ कि ये बना, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन जो शो हुई तो ये क्या थी? जितने भी प्लांट बने थे सारे ऑल टॉल प्लांट्स, ठीक है। सारे प्लांट क्या बने थे? टॉल प्लांट बने थे। तो सबने क्या कैरेक्टर शो किया था? टॉलनेस का कैरेक्टर शो किया था। उसके बाद उन्होंने सेल्फिंग कराई यानी कि उसी की सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फिंग करा दी। तो इसमें से क्या हुआ कि जो फिर उसके बाद जो F2 जनरेशन जनरेट हुई तो उसमें क्या हुआ कि टॉल शॉर्ट, यानी कि जो कैरेक्टर, यानी कि ये जो कैपिटल टी जहां पे भी प्रेजेंट हुआ, सिंगल भी प्रेजेंट हुआ तो वहां पे भी कौन सा कैरेक्टर शो हुआ? टॉलनेस का। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है फिर जो रेशियो आया हमारा फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक, गलत लिखा है, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आया। फिनोटाइपिक रेशियो हमारा है 3:1 कि 3 प्लांट हमारे टॉल थे और एक हमारा शॉर्ट था। और जीनोटाइपिक क्या कि जो इसके जीन जो बने थे इंफॉर्मेशन देने वाले वो 1 रेशियो में ये था जिसमें कैपिटल 2T थे और 2 ऐसे थे जिसमें एक कैपिटल एक स्मॉल था और एक ऐसा था जिसमें दोनों ही स्मॉल थे। तो वो 1:2:1 में आया, ठीक है। ये आपका हो गया जीनोटाइपिक रेशियो, ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इससे हमें पता चला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जो मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे उसमें 3 लॉ थे। तो क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस से पता चला कि एक कैरेक्टर अपने आप को डोमिनेट करता है और एक कैरेक्टर अपने आप को रिसेसिव करता है, यानी कि जो डोमिनेट जो स्ट्रॉन्ग वाला होगा वो अपने आप को डोमिनेट करेगा और वो कैरेक्टर शो होता है, मतलब वो कैरेक्टर आगे ऑफस्प्रिंग में आगे की प्रोजेनी में देखने को मिलता है। और जो रिसेसिव होगा वो कैरेक्टर डोमिनेट मतलब रिसीव हो जाता है, यानी कि वो शो नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये 7 कैरेक्टर्स जो उन्होंने लिए थे। उसके बाद देखो फिर उन्होंने क्या करा है कि नेक्स्ट जनरेशन में ये थी फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइपिक क्या है? फिजिकल अपीयरेंस के टॉलनेस एंड द शॉर्टनेस। और जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक मेकअप है, यानी कि उनके जीन्स किस तरीके के बने। उसके बाद देखो जो कंक्लूजन निकला, मैंने बताया ना कंक्लूजन जो निकला आपको मैंने बता दिया कि 3:1 और 1:2:1 में उसका कंक्लूजन निकला था कि
जो कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी जो थे सारे प्लांट क्या बने, ये वाले टॉल बने और जो ये स्मॉल टी वाला था वो शॉर्ट बना। और अ सिंगल कॉपी ऑफ टी यानी कि कैपिटल टी जो है वो अगर उसकी सिंगल कॉपी भी है तब भी प्लांट क्या हो रहा है, टॉल बन रहा है। और जो बोथ कॉपी स्मॉल टी की आई है तब जाके जो प्लांट है उसकी हाइट शॉर्ट हो रही है। जो कैरेक्टर ट्रेट्स है लाइक कैपिटल टी है वो क्या कहलाए, डोमिनेंट ट्रेट हो गया। और जो स्मॉल टी है वो क्या होगा, रिसेसिव ट्रेट हो गया, क्योंकि वो सप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने हाइब्रिड क्रॉस कराई यानी कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स लिए। उन्होंने इस बार येलो कलर मतलब राउंड एंड येलो, ग्रीन एंड रिंकल सीड के फॉर्म में लिया। ठीक है, तो उन्होंने इस बार राउंड एंड ग्रीन सीड, रिंकल एंड येलो सीड लिए। उनके लिए उन्होंने इन गैमेट्स का, इससे जो गैमेट्स आए इनका यूज किया। जब इनकी सेल्फिंग मतलब इनकी जो फर्स्ट जनरेशन आई उसमें क्या थे, सारे ही जो थे राउंड एंड येलो कलर के निकल के आए। ठीक है, उसके बाद जब सेकंड इनको पॉलिनेशन कराया गया तो F2 जनरेशन में ये वाला आपका ये वाली टेबल आपकी पूरी निकल के आई। ठीक है, इस टेबल का जो था देखो कंक्लूजन क्या निकला कि जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो ये निकला कि 9:3:3:1। 9 कैसे कि जो राउंड एंड येलो कलर के थे वो 9 थे, राउंड एंड ग्रीन कलर के जो थे वो 3 थे, रिंकल एंड येलो जो थे वो 3 थे, एंड इनका जो ग्रीन थे वो 1 थे। और जीनोटाइपिक रेशियो ये आया यानी कि इसके जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ था वो इस तरीके से हुआ था। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जब ये क्रॉस कराया गया इसके साथ तो फर्स्ट जनरेशन में सारे क्या थे, राउंड एंड येलो सीड थे। और सेल्फ जो पॉलिनेशन हुई फर्स्ट प्लांट की तो उन्होंने फिनोटाइपिक रेशियो क्या दिया, जब उसको रिकंबाइन किया गया, रिकॉम्बिनेशन हुआ था तो फिर क्या है हमारे पास रेशियो ये वाला। ठीक है, तो जो कंक्लूजन निकला राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेटिंग कैरेक्टर, तो उससे क्या निकला राउंड और जो येलो कलर, जो राउंड और जो येलो सीड है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। लेकिन ग्रीन और जो रिंकल सीड्स है वो क्या कर रहा है, रेसेसिव है, वो सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या निकला, न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन शो दैट द जीन्स फॉर राउंड एंड येलो सीड्स आर इनहेरिटेड डिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी कि इससे फिर एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टेड भी निकला कि उसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्रुपिंग होती है, जैसे कि ये थी ना ग्रुपिंग, ठीक है, तो यहाँ से आर आया कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल है, तो इनकी जो ग्रुपिंग, ये आर जो है इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, ये आर इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, ये वाई इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, ये वाई इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो इससे क्या पता चला कि एक सिंगल ट्रेड किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं कंबाइन करने में, यानी कि पेयरिंग करने में। तो यहाँ से कौन सा लॉ है निकल के, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टेड। ठीक है, उसके बाद ये देखो, उसके बाद देखो हम इसका जो मेल मतलब जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें कैसे पता लगाते हैं। तो हम जितनी भी हमारी बॉडी है, जो जितने भी मेल है और जितने भी फीमेल है, तो उनके अंदर क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम का क्या काम होता है, जनरेशन, इंफॉर्मेशन को आगे वाली जनरेशन में प्रोसीड करना। तो क्या होता है 23 पेयर्स होते हैं, तो इन 23 पेयर्स में से 22 जो पेयर होते हैं वो सब में सेम मिलते हैं। ठीक है ना, वो ट्रेड्स शो करते हैं। उसके बाद जो एक पेयर बचता है ये होता है आपका सेक्स डिटरमिनेशन वाला, यानी कि ये एक पेयर होता है आपका रिप्रोडक्शन के थ्रू जो पता चलता है कि आपका क्या होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्स डिटरमिनेशन वाला, सेक्स पेयर वाला। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल होंगे उसका क्या होता है, एक्स एंड वाई होता है, और जो फीमेल होती है उनका एक्स एक्स होता है। तो जब ये आपस में मतलब आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइज होता है, यानी कि एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होता है, तो उसमें कौन कौन से पेयर आता है। तो सेक्स क्रोमोसोम क्या है, इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, आउट ऑफ दीस 22 क्रोमोसोम पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ये क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स। और जो लास्ट पेयर है जो कि डिसाइड करता है जेंडर को इंडिविजुअल के अंदर, वो क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो फीमेल के अंदर क्या होते हैं, दोनों एक्स होते हैं, और मेल के अंदर क्या होते हैं, एक्स होता है और वाई होता है। अब देखो ये हो गई फीमेल, इसी में समझा देती हूँ, ये हो गया मेल। तो जब भी आपस में गैमेट्स बनेंगे, यानी कि जब गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा, या तो इसमें से एक्स आएगा, या तो इसमें से एक्स आएगा, या तो इसमें से एक्स आएगा, या इसमें से वाई आएगा। ठीक है, अगर इसमें से एक्स आया और इसका भी एक्स आया
तो डबल एक्स हो जाएगा, यानी कि एक फीमेल ही बनेगी। ठीक है, और अगर इसमें से एक्स आया और इसमें से वाई आया तो क्या होगा, एक्स वाई किसका होता है, मेल का, तो एक मेल बनेगा। ठीक है, मेल बॉडी मेल ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो ये पता चलता है इससे। ठीक है, देखो ये देखो, यहाँ गैमेट एक्स एंड वाई, यहाँ पे गैमेट एक्स एंड एक्स। ठीक है, ये मदर के हो गए, ये फादर के हो गए। तो यहाँ से जब एक्स आएगा और ये इस एक्स के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, एक फीमेल बॉडी बनेगी। और जब एक वाई आएगा और ये वाई इस एक्स के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। और ये वाला एक्स ये इसके साथ भी कर सकता है और ये वाला वाई इस वाले एक्स के साथ भी कर सकता है। ठीक है, तो 50% चांसेस है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है कि फीमेल चाइल्ड होगा और 50% पॉसिबिलिटी है कि मेल चाइल्ड होगा। इससे पता चलता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, किसके गैमेट डिसाइड करते हैं, ये मेल के गैमेट डिसाइड करते हैं कि उसकी बॉडी में से जो गैमेट आने वाला वो एक्स क्रोमोसोम वाला होगा या वाई वाला होगा। ठीक है, एक्स गैमेट होगा या वाई गैमेट होगा। तो दिस shows that half the children will be boy and half will be the girl. All children will inherit an X chromosome from their mother regardless whether they are boys or girls. The sex of children will be determined by what they inherited from their father. फादर से उन्होंने क्या, कौन सा गैमेट, कौन सा इनहेरिटेड किया है, क्या कहते हैं, क्या इनहेरिट किया अपने फादर से, ये वो मतलब जो डिटर्मिनेंट है, जो बेबी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो उससे डिसाइड होगा, मदर से डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा हेरिडिटी वाला चैप्टर और इसमें इवोल्यूशन इस बार ऐड नहीं है, तो ये आपका कंप्लीट। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये लास्ट टॉपिक हमारा आज का रहता है, आपकी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, अच्छे से कहता। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, तो जब वो प्रोसेसेस होती है तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी उसको कंट्रोल करती है, कैसे आपस में सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ठीक है, कौन है जो उसको कंट्रोल करता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी में सारी प्रोसेसेस होगी। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है कि दो सिस्टम की हम बात करेंगे, दो सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। कौन कौन सा, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में बात करेंगे सारी नर्व्स की, जितनी भी हमारी बॉडी में नर्व्स है वो सारी नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाती है। हम किसकी बात करेंगे, नर्व्स की। और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे सारे हार्मोन्स की, हार्मोन्स की। हार्मोन्स कौन सीक्रेट करता है, जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, हमारे जितने भी ग्लैंड्स बॉडी के अंदर सारे क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। और जितना भी नर्वस सिस्टम है, जो जितनी भी हमारी नर्व्स है वो नर्वस सिस्टम के अंदर काम करती है। अब जितने भी हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर भी फर्दर ब्रांच है, उसमें क्या आता है, उसमें भी एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा क्या आता है, हमारा आता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, ये हमारा आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, हमारा ब्रेन और हमारे स्पाइनल कोड ये हमारे सेंटर में आते हैं। फिर क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि इसकी ब्रेन से और स्पाइनल कोड से जितनी भी पेरिफेरी यानी कि पूरी बॉडी में जितनी भी ब्रांचेस निकली हुई है सारी कनेक्टेड है, क्योंकि हमारी बॉडी में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके स्पाइनल कोड से ब्रेन तक जाती है। अब ब्रेन हमारा डिसाइड करता है कि क्या करना है, फिर वो क्या करता है, वो अपना रिस्पॉन्स देता है। तो वो स्पाइनल कोड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जिस ऑर्गन का या जिस बॉडी का या जिस भी पार्ट का जो काम होता है वो उसको बताता है। ठीक है, तो क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, जो हमारी ब्रेन से जो ब्रेन से जितनी भी नर्व्स अराइजेस होती है उनको क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व। क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व। और जितनी भी हमारी स्पाइनल से नर्व्स होती है वो होती है स्पाइनल नर्व। ठीक है, स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो क्या होता है, फंक्शन क्या होता है नर्वस सिस्टम का, सारी इंफॉर्मेशन को लेना और उसको क्या करना, जितने भी स्टिमुलस हमारे पास आते हैं उनको रिस्पॉन्स करना। ठीक है, जितने भी मसल्स है, जितने भी ग्लैंड्स है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। हमारी बॉडी का जो है जो हम बोले हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराने में काम करता है होता है न्यूरॉन।
जो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट मानी जाएगी सीएनएस की, वो होगी हमारी न्यूरॉन। क्या होता है न्यूरॉन? न्यूरॉन का काम होता है कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से, स्टिमुलस से पर्टिकुलर इफेक्टेड एरिया तक लेके जाना, यानी कि इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराना। तो क्या होता है? ये होता है न्यूरॉन। और ये होती है एंडी। ठीक है, तो क्या होता है? न्यूरॉन के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और ये क्या होते हैं? यहाँ होते हैं डेंड्राइट्स। जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी, यानी कि हमारी बॉडी सेंसरी, मतलब हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो उनसे क्या करते हैं हम? क्या लेते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी पे कोई भी स्टिमुलस आएगा, तो हमारी सेंसरी नर्व क्या करेगी? वो सेंसेस लेगी, वो इंफॉर्मेशन लेगी। इंफॉर्मेशन लेने के बाद कहां से ली जाएगी? इन डेंड्राइट से। इन डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आएगी सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन से होती हुई वो नर्व एंडिंग से निकल जाएगी। ठीक है, फिर दो न्यूरॉन्स, इसके आगे एक और न्यूरॉन होता है, जैसे कि इसके आगे एक और न्यूरॉन कनेक्टेड है। ठीक है, इनके बीच में थोड़ा सा सेल्यूलर गैप होता है जिसमें फ्लूइड होता है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, नर्व ट्रांसमिशन होता है। जितनी भी नर्व्स है, इनके थ्रू क्या होगी? इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होते 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 स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएगी। ब्रेन में वो प्रोसेस होगी कि आपको रिस्पॉन्ड क्या करना है। ठीक है, वो रिस्पॉन्ड के बाद क्या होगा? ब्रेन ही डिसाइड करेगा कि आपको क्या एक्शन लेना है, और वो पर्टिकुलर उस मसल्स तक, उस ऑर्गन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। फिर वो ऑर्गन जो होगा उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जितनी भी हमारी है, एक होती है नर्व्स, हमारी सेंसरी, ठीक है, तो जितना भी हमारा, जितनी हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी नर्व्स होती है और मोटर नर्व्स होती है। तो सेंसरी नर्व होती है और मोटर नर्व होती है। सेंसरी नर्व का काम क्या होता है? सेंसेस को लेना। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को ग्रैब करेगी और कहां पहुंचाती है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास। और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, तो वो क्या करती है? फिर मोटर नर्व क्या करती है? उस मोटर नर्व तक पहुंचाती है कि कौन से पर्टिकुलर पार्ट को काम करना है। ठीक है, तो सेंसरी नर्व को हम क्या बोलते हैं? एफरेंट भी बोल सकते हैं और इसको हम इफरेंट बोलते हैं। ठीक है, इनको एफरेंट और इफरेंट से भी हम बोलते हैं। तो क्या होता है कि इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, रिफ्लेक्स आर्क की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में, अच्छा उससे पहले देखो, हमारी बॉडी में 3 तरीके के एक्शन होते हैं: वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो इनवॉलंटरी एक्शन जिसमें हम थिंकिंग के थ्रू कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, वो अपने आप होते हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट, लेकिन इसमें ब्रेन फिर भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद होता है वॉलंटरी एक्शन, जिसमें हम थिंकिंग के थ्रू, यानी कि ब्रेन के थ्रू सोच विचार करके हम कोई एक्शन करते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते टाइम मेरा लिखना, हैंड का यूज करना, ये मैं चाह रही हूँ ना, मैं लिख रही हूँ, तो इसलिए मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग हो रहा है। और फिर उसके बाद तीसरा एक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से इसको मतलब आर्क बन जाती है, ये ब्रेन तक, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन आपस में, ये इनके बीच का डिफरेंस है कि ब्रेन का यूज वहां होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत टच है, गर्म है, मतलब हॉट है, हमने उसको टच किया, तो हम एकदम से, मतलब विद इन सेकंड से भी कम सेकंड्स में हम अपना हाथ पीछे कर लेंगे। एक जो मतलब एक छोटा बेबी होगा, उसको भी नहीं पता होगा, अगर मतलब हमने देख लिया कि गैस के ऊपर से कोई गर्म चीज हमने उतारी है, तो हमारे पास हमारी मेमोरी है, मेमोरी में हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड है, तो हमें पता है कि कोई चीज गर्म चीज उतरती है तो वो गर्म होती है। लेकिन बच्चा है, उसको नहीं पता है, तो वो भी अगर टच करेगा तो वो एकदम से अपना हाथ हटाएगा। तो ये क्या होता है? ये होता है रिफ्लेक्स आर्क, कि हमारे जब सेंसरी मतलब सेंसरी नर्व से हमारी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है, तो स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारे पास एक मतलब हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है कि हमें अपना हाथ हटाना है। तो क्या होता है? ये जो पाथवे होता है सेंसरी नर्व से आपके स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर जो मोटर नर्व तक आता है, तो वो क्या बोलते हैं? इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। इस पाथवे को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद फिर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें एस्पेक्ट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ब्रेन। ठीक है, देखो ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन में क्या होता है? आपका ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन का एक होता है
आपका एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बोन होती है, उसके अंदर मतलब ब्रेन रखा होता है। ब्रेन का लेफ्ट पार्ट होता है, ब्रेन का राइट पार्ट होता है। तो लेफ्ट और राइट पार्ट के बीच को कनेक्ट करने वाला जो होता है वो क्या होता है, कॉर्पस कॉलोसम। कॉर्पस कॉलोसम लेफ्ट एंड राइट पार्ट को कनेक्ट करता है। उसके बाद बोनी स्कल होता है हमारा, उस स्कल के अंदर हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन को शॉक से और किसी ऐसी चीज से बचाने के लिए कि हमें झटका न लग जाए, इलेक्ट्रिक शॉक हो या फिर कैसा वैसा झटका हो, तो एक फ्लूइड बना होता है, ठीक है, वो फ्लूइड उसको शॉक प्रूफ बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, वो भी 3 पार्ट में है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन क्या है, आगे का पार्ट, मिड ब्रेन क्या है, बीच का पार्ट, एंड एंड ब्रेन क्या है, पीछे का पार्ट। तो मिड ब्रेन का काम क्या होता है, इन दोनों के बीच का ब्रिज है ये, कि मतलब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। फोर ब्रेन क्या करता है, जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, जितने भी वॉलेंटरी एक्शन होते हैं वो सारे कौन कंट्रोल करता है, हमारा फोर ब्रेन। हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। कैसे, कि जब हम कोई भी चीज होगी वो सोच विचार करके अगर हम एक्शन करते हैं तो हमारा फोर ब्रेन कराता है, ठीक है। और जितना मिड ब्रेन है ये कनेक्शन होता है। और हिंड ब्रेन क्या करता है, हिंड ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंड ब्रेन जितने भी इनवॉलेंटरी होते हैं, जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं वो सारे यहाँ होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हिंड ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा क्या, एक तो पोस्ट मेडुला और सेरिबेलम। पोस्ट मेडुला एंड सेरिबेलम, ठीक है। मेडुला का काम क्या होता है, मेडुला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडुला ही वो एक ब्रांच होती है जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है। मेडुला हमारा बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, बोल सकते हैं कि अगर इस पे थोड़ा भी अगर चोट लग जाती है तो यहाँ पे डेथ वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो मेडुला फिर क्या होता है, ब्रेन से मेडुला से होते हुए एक ब्रांच निकलती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक आती है। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो बीच की हड्डी बोलते हैं हम उसको, हड्डी नहीं मतलब बीच का एक पार्ट जो हमारे बीच से होते हुए जाता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड भी क्या होता है, एक मतलब नर्व से ही होती है वो, लेकिन जो बोन्स के अंदर स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारा जितने जो रिब जाती है ना, मतलब हमारी जो बैकबोन होती है, जो बैकबोन होती है उस बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। तो वो भी बहुत ही सॉफ्ट पार्ट ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कि बैकबोन को क्या करते हैं, जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है, बैकबोन हमारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये आपका ब्रेन हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये कुछ ना कुछ मूवमेंट प्लांट शो करता है, ग्रोथ होती है, ठीक है, हर तरीके का मूवमेंट शो करता है। तो एक होता है नेस्टिक मूवमेंट, प्लांट्स के अंदर एक होती है नेस्टिक मूवमेंट और एक होती है जो विदाउट ग्रोथ वाली होती है, मतलब जिसमें मतलब ये तो हो गई नॉट ग्रोथ वाली, इसमें ग्रोथ नहीं होती, नो ग्रोथ, ठीक है, नेस्टिक। और जिसमें ग्रोथ होती है वो होती है ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। इसमें ग्रोथ शो नहीं होती है। ये तो है जैसे कि मिमोसा एक प्लांट है जिसको छुई मुई हिंदी में बोलते हैं, तो उसको टच करो उसकी लीव अपने आप में इकट्ठी हो जाती है, मतलब ऐसे बंद कर देती है अपने आप को, थोड़ी देर बाद फिर वो ओपन कर लेती है। तो वो कौन सा मूवमेंट होता है, वो होता है नेस्टिक मूवमेंट। और जो प्लांट ग्रोथ शो करते हैं किसी भी तरह से उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, जैसे कि सनलाइट आएगी तो सनलाइट होगी तो प्लांट सनलाइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, शूट सिस्टम। और जो उसकी रूट होगी वो उसके अपोजिट ग्रो करेगी, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है लाइट से, ठीक है। एक ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटी की पुल के मतलब एक फेवर में जो काम करता है, जैसे कि रूट है वो ग्रेविटी की तरफ बढ़ती है और जो मतलब प्लांट का शूट सिस्टम है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, तो ठीक है। तो वो पॉजिटिव हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद लाइट हो गया, केमिकल के लिए भी होती है, टच के फेवर में भी होती है, जैसे कि कोई प्लांट है, कोई क्लेमा है, मतलब कोई बेल है तो उसके सपोर्ट हम जब लगा देते हैं तो उसमें क्लाइंब करती है, तो फिर वो वहां पे ज्यादा ग्रो करना शुरू करती है। केमिकल्स के रिस्पॉन्स में भी करते हैं। तो प्लांट जो अपना मूवमेंट दिखाते हैं, ग्रोथ दिखाते हैं, वो ग्रोथ जो है ट्रॉपिक मूवमेंट भी होता है, और जो बिना ग्रोथ का होता है वो नेस्टिक मूवमेंट भी होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर। हमने आज पूरी बायोलॉजी कवर कर ली है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, और जितने भी मेन टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बहुत अच्छे से एग्जाम देना।
आपके पास सारे ही कंटेंट अब प्रेजेंट हो गया। आपको वन शॉट फिजिक्स है, वन शॉट केमिस्ट्री एंड देन वन शॉट बायोलॉजी। अब आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है, हमने अपना बेस्ट दिया है। अब बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।